औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी और मैं यहाँ पे अलमराई में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है ना जी वो जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी जो पास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो फाइनेंस के अंदर है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, फिर मैंने मास्टर्स किया था फाइनेंस में, उसके बाद मैंने सीपीए ऑस्ट्रेलिया किया हुआ है। माशा तो ये मुख्तसर सा तारुफ था जी और अभी हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ, जो कि है हमारा पुट और कॉल ऑप्शंस के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने अपने इस हल्का में इलाका में फाइनेंस के ऊपर कुछ पीछे प्रोग्राम की सीरीज़ हमने एक चलाई थी, तो उसके बाद हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और कुछ साथियों का इंटरेस्ट भी था कि हमें जो है ना जी, वो फ़र्दर बताया जाए मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो आजकल हमारे कुछ मुसलमान भाई भी कर रहे हैं और चूँकि उनका फाइनेंस के साथ कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, तो उन्हें बातों का ज़्यादा इल्म नहीं होता कि ये किस तरह से प्रोसेस इसका चल रहा है, इसकी इस्लाम में क्या गुंजाइश है और बाकी निज़ाम ज़िंदगी जो है इस वक़्त जो दुनिया में चल रही हैं चीज़ें वो किस तरह से चल रही हैं। तो इस हवाले से हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था। तो पिछला प्रोग्राम इस हवाले से अगर हम अगली स्लाइड पे जाएँगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर शुएब बदर भाई ने पिछला प्रोग्राम जो है ना जी वो किया था गेम स्टॉप के ऊपर। तो उस गेम स्टॉप के ऊपर जो हमारी सारी डिस्कशन हुई थी वो शॉर्ट सेलिंग के हवाले से हुई थी कि किस तरह से इन्होंने एक स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके और पूरे का पूरा जो है ना जी एक स्टॉक था उसको बिठा दिया था और अपने बहुत से जो पैसे थे ना जी उसके अंदर से जो स्पेकुलेटर थे वो बहुत ज्यादा पैसा बना के चले गए थे। तो इसी हवाले से जब हम गेम स्टॉप की बात करते हैं तो उसमें एक जो उसका एस्पेक्ट था ना वो पुट और कॉल ऑप्शन का भी था, जिसको इन स्पेकुलेटर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो उसी हवाले से हमने सोचा कि इस जो लेक्चर सीरीज़ है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक पुट एंड कॉल की जो स्टोरी है ना जी, उसको भी आपके सामने रखा जाए, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो आज हम कोशिश करेंगे, वैसे ये जो ऑप्शंस का सब्जेक्ट है ये तो बहुत बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एक डीप सब्जेक्ट है, लेकिन ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए चूंकि हम मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं इस हमारे पूरे कम्युनिटी के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को आसान से आसान हमने बनाने की कोशिश की है ताकि सारे लोगों को समझ आ जाए। ना तो ये बहुत ज़्यादा डीप हम जाएँगे और कुछ ऐसा आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे कि हमारे कुछ जो है ना जी इसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन जो है ना जी वो मिल जाएगी कि ये होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये ऑप्शंस होती क्या हैं बेसिकली। डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। अच्छा, ये डेरिवेटिव्स जो है ना जी ये ऑप्शंस एक पहलू है डेरिवेटिव्स का। अब डेरिवेटिव्स जो है, डेरिवेटिव इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करता है किसी और एसेट से। खुद से ये कोई चीज नहीं होती। अच्छा, अब डेरिवेटिव्स के अंदर जो है ना वो बहुत सी किस्में होती हैं इसकी। इसमें फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड हैं, स्वैप्स हैं और ये ऑप्शंस हैं। तो जो अंडरलाइंग एसेट होता है ना वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। लाइक ये जो स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, करेंसीज हैं, या कोई भी कमोडिटी ले लें हम, मतलब गोल्ड ये गंदम होगी, जो हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल की वैसे बहुत ज्यादा जो है ना इसके ऑप्शंस के अंदर इस इन चीजों की आती है। उसके अलावा स्टॉक्स की जो है ना मेनली स्टॉक्स की इसके अंदर हो रही होती है जितनी भी इसकी ट्रेडिंग है ना। अच्छा, अब तो डेरिवेटिव्स का हमने एक हल्का सा तारुफ आपको दे दिया। अब हम सारे डेरिवेटिव्स को कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं जी कि ये ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जो है ना ये हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इसकी तारीख जो है ना जी ऑप्शंस की वो बहुत पुरानी है। इस स्लाइड में भी अगर आप देख सकें तो
ये 332 बीसी, इसमें जो अरस्तु हैं उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। उन्होंने अपनी इस किताब में ज़िक्र किया है इन ऑप्शंस का। जब वो इस पे ज़िक्र करते हैं तो वो वहाँ पे एक बंदे का ज़िक्र आता है जी, एक ग्रीक बंदा था जिसका नाम था थेल्स ऑफ मिलिटस। अच्छा, ये साहब जो थे, ये सितारों का नॉलेज भी रखते थे, फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने उस वक़्त क्या किया कि इन्होंने सितारों की चालों को थोड़ा चला के और वेदर के जो डिफरेंट पैटर्न्स थे ना, उनको प्रेडिक्ट करते हुए ये प्रेडिक्ट किया कि अगले साल जो कमिंग ईयर इनका जो आ रहा था ना, उसमें ऑलिव की जो हार्वेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अब जब इन्होंने इस चीज़ का सब हिसाब लगा लिया कि ऑलिव की बहुत ज़्यादा होगी, तो इन्होंने मैथमेटिकली कुछ इक्वेशन बनाई और इसमें इन्होंने सोचा जी कि क्यों ना मैं ऑलिव्स के जो है ना सारे राइट्स खरीद लूँ। फसल अच्छी होगी, सारे राइट्स मेरे पास होंगे तो मैं बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाऊँगा। तो लेकिन अब इनके पास मसला ये था कि इनके पास पैसे नहीं थे। तो उसके इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने एक छोटी अमाउंट का जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी का डिपॉजिट दिया उन फार्मर्स को और उस रीजन में जितना भी ऑलिव की प्रोडक्शन थी ना उसके राइट्स खरीद लिए। तो ओनर ने उनको दे दिया, ओनर्स को क्या इतराज हो सकता था। अच्छा, जब एक्चुअल में इसकी प्रोडक्शन हुई तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक हुई जो इसने अपनी कैलकुलेशंस की थी। तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि सारी ऑलिव्स के राइट्स इनके पास थे, तो मार्केट में जो मिलों वाले प्रोसेस करते थे उन्होंने फिर इस बंदे से राइट खरीदे और एक बड़ी हैवी प्राइस पे, क्योंकि अकेला मालिक था। इसने फिर उनको राइट्स बेच दिए और बीच में से अपना बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉफिट कमा लिया। तो उसके बाद फर्दर हम चलते हैं तो इसकी 332 के बाद हमें 1636 में इसकी तारीख मिलती है, जो कि ट्यूलिप मानिया के नाम से बड़ी मशहूर है। अच्छा, 1636 के अंदर ना यूरोप में जो ट्यूलिप मानिया का जो ये एक बड़ी ना एक क्लासिक केस स्टडी है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के लिए। तो हुआ एक्चुअली ये था कि यूरोप के अंदर इस 1636 ये जो सदी चल रही थी ना, इसके अंदर ट्यूलिप मानिया जो है ना, ट्यूलिप, ये जैसा कि आपको इसमें नजर भी आ रहा है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, मतलब इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस जो है ना वो उसकी अलामत समझा जाने लगा। अच्छा, ये ट्यूलिप जो है ना वो इम्पोर्ट होता था तुर्की और हॉलैंड से। तो जब 17वीं सेंचुरी में ये वहां से इंपोर्ट हो रहा था तो लोग इसके पीछे पागल हो हुए जा रहे थे। वो इसको ट्यूलिप को समझते थे जी कि जैसे ये डिजाइनर के कपड़े होते हैं या बड़ी महंगी घड़ियां होती हैं, तो हर लेवल, सोसाइटी के हर लेवल पे इसको जो है ना एक बड़ी हाइप क्रिएट हो गई। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो ये जो डच डीलर थे ना जी, इन्होंने हिसाब लगाया, इन्होंने बोला जी कि अगर हम इसके राइट्स खरीद लेते हैं तो हम इससे बहुत ज्यादा जो है ना, एक तो पैसा बना सकते हैं, दूसरी इसकी जो प्राइस है ना वो उसको हम लॉक कर लेंगे किसी एक लेवल पे जाके। तो ये कॉल ऑप्शन के अंदर गए थे, आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं ये कॉल ऑप्शन होती क्या है। अच्छा, अब जब ये इसके राइट्स खरीदने की तरफ गए ना जी, तो बाकी लोगों ने भी इसको खरीदना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 1636 से लेके फेब 1637 तक इसकी प्राइस जो थी ना, एक्चुअल प्रोडक्ट की, ट्यूलिप की प्राइस बहुत ऊपर बढ़ गई थी, क्योंकि स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ तक के लोगों के पास जो कुछ भी था ना जी, उन्होंने सब कुछ बेच के इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। हत्ता के उन्होंने अपने जो हाउस के मॉर्गेज पे हाउस थे उनको भी इधर डाल दिया, अपने घर मॉर्गेज कर दिए, कर्जा लिया, कुछ किया और इन्होंने ये खरीद लिए। अच्छा, जब इतनी हाइप क्रिएट हुई ना तो फेब 1637 के अंदर जाके इसकी प्राइस का जो बबल था ना जी वो बर्स्ट हो गया। अब बर्स्ट ऐसे हुआ कि जब इतनी हाई इसकी प्राइस होगी तो मार्केट में कोई इतनी ज्यादा प्राइस पे कोई सेंसिबल भाई नहीं ना बचा जो इसको खरीदता। अब लोगों के पास बहुत ज्यादा राइट्स थे, खरीदने वाला कोई नहीं था। जब ये बबल ब्रस्ट हुआ
प्राइस डाउन हो गई। प्राइस इतनी डाउन हुई कि ये पौने दामों पे इन्होंने अपने राइट्स बेचे। सारी जो लोगों की जमा पूंजी थी सब उनका निकल गया। तो उसके बाद जो है ना जी, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा ज्यादा डर बैठ गया। फिर ये ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है ना जी, इसकी हिस्ट्री हमें नजर आती है 1700 से लेके 1860 तक लंदन के अंदर। क्योंकि एक बड़ा इसका नाम बाय द टाइम जो है ना, जब 1637 में लोगों ने बहुत ज्यादा अपना पैसा जाया किया इसके अंदर, तो इसका नाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। और लोग कहने लग गए थे जी कि ये तो जो है ना सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि इसके अंदर लीवरेज पाई जाती थी कि मतलब आप सौदा बड़ा कर लेते थे, 2 लाख का सौदा आपको जो है ना कोई कह लें कि 10,000 या 20,000 रुपया देना पड़ता था। तो उसकी वजह से जो फाइनेंसर थे ना वो फिर भी इसके पीछे रहे। तो इन्होंने जो लंदन के अंदर जो है ना वो दोबारा इसको रिवाइव किया। तो हत्ता कि 1733 के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अपोजिशन थी। लोग इसको बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसकी ट्रेडिंग होती रही। लेकिन फाइनली जो है ना 1733 में जाके इसको बैन कर दिया गया, इलीगल करार दे दिया गया जी, क्योंकि लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा था। तो 1733 से लेके 1860 तक फिर ये बैन रहा, इलीगल रहा लंदन के अंदर। तो तकरीबन आप कह लें कि 1 सेंचुरी का जो है ना वो अरसा मुहित रहा, इसके ऊपर बैन रहा। उसके बाद 1872 के अंदर जो है ना यूएस के अंदर एक रसल सागा नामी बंदा था, जो कि न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। तो उन्होंने कॉल और पुट ऑप्शन जो है ना वो यूएस की जो स्टॉक मार्केट थी ना उसमें शुरू किया 1872 के अंदर। अच्छा, हालांकि जो ये रसल सागा साहब थे ना जी, इन्होंने सबसे पहले ओवर द काउंटर ऑप्शंस लेके आए थे यूएस के अंदर। तो उस वक्त ये कोई बड़ी स्टैंडर्डाइज नहीं थी और कोई लिक्विड भी ज्यादा नहीं थी। मतलब आपको एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ना 1884 में जाते हुए 72 से लेके 84 तक इसकी इतनी स्पेकुलेशन हुई कि रसल को भी जो है ना अच्छा खासा लॉस हुआ, क्योंकि 1884 में फिर मार्केट क्रैश कर गई। तो इस बंदे ने तो गिव अप कर दिया, इसने बोला जी ये जो पीस है ना जी केक का वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है। ये गिव अप करके निकल गया। लेकिन जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है ना जी वो कंटिन्यू रही थोड़ी बहुत जो है ना जी। स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो है ना डिप्रेशन इनका आया 1884 का, उसके बाद भी थोड़ी बहुत ये कंटिन्यू रही। अच्छा, फिर आज की जो हमें ऑप्शंस की फॉर्म है ना वो फिर हमें जो हमारे पास है वो फिर हमें नजर आती है 1973 में। अच्छा, ये शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज और ऑप्शन क्लियरिंग कॉरपोरेशन जिसे हम ओसीसी बोलते हैं, इन्होंने फिर 1973 में जो है ना जी इसको दोबारा से एक फॉर्म किया और इसमें इन्होंने आज की फॉर्म के जो स्टैंडर्डाइज स्टॉक ऑप्शंस है ना इनको लेके आए एक पब्लिक ट्रेडिंग के लिए। फिर ये आ गया। अच्छा, अब इनकी जो अ, अ, 1973 में जो आया ना जी उसकी फिर इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। फिर इसकी जो कंडीशन थी वो इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ना सेम कर दी। इन्होंने रेगुलेट इसको करना शुरू कर दिया। फिर 1977 में जाके इन्होंने जो सीबीओई है ना जी, इसके अंदर जो आज मार्केट हमारी नजर आ रही है ना उसकी बुनियाद जो है ना वो 1977 में जाके रखी गई थी एक्चुअल में। तो ये होगी हमारी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री कि ये कब शुरू हुआ और आज हम किस लेवल पे कैसे पहुंचे हैं। नेक्स्ट चाहिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका आपको थोड़ा सा तारुफ करा देते हैं कि ऑप्शंस दो किस्म की होती है। एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। अच्छा, जो कॉल ऑप्शन होती है उसके अंदर जो जिसके पास
ये ऑप्शन होती है जो होल्डर हम उसको बोलते हैं अगर हम फाइनेंस की लैंग्वेज यूज करें, उसके पास ना राइट्स होते हैं कि वो किसी चीज को बाय करेगा, अंडरलाइंग एसेट जो भी उसका एसेट है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसे लाजमी बाय करना है। उसके पास ऑप्शन होती है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, उसकी प्राइस जो है एक्सरसाइज प्राइस वो प्री डिटरमिन्ड होती है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी प्री डिटरमिन्ड होता है कि इसमें कितने शेयर्स हैं। इसमें मतलब इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है, ये नहीं है कि आप 12 शेयर खरीद लें, 14 खरीद लें, आपको एक लॉट खरीदनी पड़ती है, और यूजुअली लॉट जो है ना वो 100 शेयर्स की होती है। अच्छा, बदले में क्या होता है कि जो सेलर होता है ना जी, जो बेच रहा होता है, उसको प्रीमियम मिलता है। अगर एक बंदा उसको अपना जो राइट है उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर वो करता है प्रीमियम, फिर भी उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसको इसके अंदर फायदा ये हो जाता है कि उसके पास राइट होते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होती। इसी तरह से पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जो होल्डर होता है ना, उसके पास राइट होता है, राइट टू सेल होता है। पहले में क्या था? राइट टू बाय। दूसरे में क्या है? राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द प्री डिटरमिन्ड एक्सरसाइज प्राइस बिफोर मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। चीजें दोनों में सेम है, वही एक्सरसाइज प्राइस है, वही मेच्योरिटी डेट है, वही राइट है, लेकिन कॉल में बाय करने का है, पुट में सेल करने का है, और प्रीमियम प्रीमियम दोनों में है, और प्रीमियम नॉन रिफंडेबल है। ये चीज बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रीमियम हमें देना ही देना है, भले हम उसको एक्सरसाइज करें या नहीं करें। अच्छा, नेक्स्ट जाइएगा जी। अच्छा, अब हम थोड़ी इसकी फर्दर तफसीलात में जाते हैं कि टाइप ऑप्शंस की टाइप क्या होती हैं, या वो कॉल होती है या पुट होती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक अंडरलाइंग एसेट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बगैर अंडरलाइंग एसेट के कोई भी ऑप्शन जो है ना वो ये एसेट होता, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बगैर किसी एसेट के नहीं हो सकता। ठीक है जी। और उसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपको तय करनी पड़ेगी। मेच्योरिटी या एक्सपायरेशन डेट जो है वो भी आपको तय करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना किसी भी ऑप्शंस को, तो उसमें दो स्टाइल आते हैं। एक होता है अमेरिकन स्टाइल, और दूसरा होता है यूरोपियन स्टाइल। अच्छा, अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है जी कि आज आपने एक ऑप्शन ले ली, फॉर एग्जांपल आपने बोला जी मैं जो है ना जी एक लॉट ए बी सी शेयर जो है ना जी उसके एक्सरसाइज करूंगा 10 रियाल पे 3 महीने बाद, और अमेरिकन स्टाइल है। अच्छा, अब 3 महीने से पहले भी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी टाइम भी। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने वेट करना है आखिरी दिन तक का। अच्छा, उसके अलावा फर्क ये है कि जो यूरोपियन स्टाइल है ना, यूरोपियन स्टाइल में ये होता है कि ऑप्शन जो है ना वो सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर एक्सरसाइज की जा सकती है, उससे पहले एक्सरसाइज वो नहीं की जा सकेगी। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है जी कि जब क्या क्या ये अगर एक बंदे ने ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है, कोई लॉट मतलब पुट ऑप्शन में या कॉल ऑप्शन में, आइदर में कर ली है, तो क्या उसके बाद उसको मेच्योरिटी तक का वेट करना पड़ेगा अगर यूरोपियन स्टाइल है? तो उसका जवाब है कि नहीं। उसमें क्या होता है कि जब ड्यूरिंग दैट टेन्योर मेच्योरिटी तक आपकी जो ऑप्शंस हैं इनकी सेलिंग होती रहती है, अंडरलाइंग एसेट वहीं पे पड़ा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से बात कह लें, अगर मैं सादा लफ्जों में समझा पाऊँ ना जी, जैसे आप एक प्लॉट की फाइल खरीद लेते, प्लॉट आपको मिला नहीं है अभी तक। ठीक है जी। अब वो फाइल की जो है ना जी, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है जी कि मैं तुम्हें जो है ना जी 10 लाख रुपया दूंगा 1 साल बाद, और मैं कुछ पैसे देके उसको वो फाइल खरीद लेता हूँ। अब मैं फाइल बेचता रहता हूँ, मैंने पर्सन ए को बेची, पर्सन ए ने बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी। इस तरह से वो रोटेट करती रहती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जब उसकी एक्सपायरी डेट आएगी, उस वक्त जिस बंदे के पास वो फाइल मौजूद होगी,
उसने वो डिसाइड करना है कि उसने अपना राइट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। अच्छा, यहाँ तक अगर मैं समझा पाया हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मेरे को बिल्कुल बता सकता है जी। शोएब भाई, कोई हैंड रेज़ हुआ है अगर किसी का क्वेश्चन हो तो? मोहम्मद जी भाई, आप अंडरलाइन एसेट्स को डिफाइन कर दिए। जी, अंडरलाइंग एसेट जो है ना जी, जैसा कि मैंने बताया, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके नीचे एक एसेट होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? रियल टाइम एग्जांपल लेंगे, वो ऑयल है, ठीक है जी? वो बार्ले है, वो व्हीट है, ठीक है जी? वो किसी भी कंपनी का स्टॉक है। गेम स्टॉक के तनाज़ुर में अगर हम देखें, तो वो गेम स्टॉक के शेयर थे, वो अंडरलाइंग एसेट था। उसके ऊपर इन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ था जी। ओके, जी, इसके अलावा कुछ? नहीं ठीक। मेरा ख्याल है जब आप एग्जांपल देंगे ना। अच्छा, राशिद भाई ने हाथ उठाया हुआ है, राशिद खान भाई ने। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, राशिद भाई। जी, सुनो, ये अंडरलाइन एसेट जो आपने डेफिनेशन बताई है, ये टेंजिबल होनी चाहिए या नॉन टेंजिबल एसेट भी अंडरलाइन एसेट कहला सकते हैं? यानी कि जो आपने एग्जांपल्स दी, नहीं, ये जो व्हीट या ऑयल, जी, जी, मतलब फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ये तो टेंजिबल है। ये? अच्छा, ठीक। नहीं, ये जो कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अब जैसे हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स हैं, उसकी अब स्टॉक की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कोई नहीं है ना जी, अगर देखा जाए तो। स्टॉक भी एक किस्म का आपको वो दे देते हैं जी, एक पेपर के ऊपर लिख के जी कि आपके इतना कुछ है। अब जैसे लैंड है या ऑयल है या गंदम है या जौ है या बार्ले है, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जी। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आगे जब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जाएंगे ना, तो वहां पे ये चीज डिफरेंशिएशन आएगी कि ये फिजिकल हो सकता है या ये टेंजिबल भी हो। इनटेंजिबल और टेंजिबल की डिस्कशन जो है ना, वो वहां पे आएगी। यहाँ पे इसकी कोई डिस्कशन नहीं ठीक, है सच। ठीक, ठीक। इसमें आपने कोई भी एसेट क्रिएट करना है, एज लॉन्ग एज आप एसेट क्रिएट कर जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको उसको अंडरलाइंग एसेट बनाने से ये नहीं रोकते जी। ठीक। जी, राशिद भाई, मैं समझा पाया आपको? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी फिर शोएब भाई, मेरा ख्याल है। जी जी। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा जो है ना इसका देख लेते हैं कि हमारा ये एक्चुअल इसकी ट्रेडिंग किस तरह से चल रही है, कि कौन-कौन जो है ना इस गेम के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, जैसे ये आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ना जी, एक ये हमने एक इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए सिर्फ उठाई है जी ये पिक्चर। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले हम बैठे हुए हैं जी, ये कोई भी बंदा जो है ना जी, वो बैठा हुआ है जी, और वो आगे से उससे ये सर्कल स्टार्ट हो रहा है सारा। अच्छा, अब आगे इसके अंदर एक्सचेंज है, रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है, मार्केट मेकर हैं, और ये एक ब्रोकरेज वाला बैठा हुआ है। अब मैं हल्का-हल्का आपको इनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो इंडिविजुअल होते हैं हमारे जैसे, ठीक है, जिनका काम होता है कि ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग करते हैं अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो यूजुअली इन लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है जी, कि थोड़ा बहुत जो है ना जी अपना इन छोटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा गेन कर ले, ठीक है। जैसे कि लोग हम जो है ना जी, वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी के शेयर खरीदने हैं, तो फिर हमें, जैसे अरामको का शेयर है जी, वो आजकल 32 पे उसकी आईपीओ हुई थी, तो हमारे पास 32 रियाल होने चाहिए। तो ऑप्शंस के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास 32 हो शेयर खरीदने के लिए। उसके ऑप्शंस के लिए आपके पास उसका आपको प्रीमियम जो है ना वो देना पड़ेगा, जो कि बहुत मिनिमम होता है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये प्रोफेशनल होते हैं, लार्ज एंटिटीज होती हैं, जैसा कि आप ले सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये हेज फंड्स हो गए, ठीक है। इनका काम होता है जी कि ये ट्रेडिंग करते हैं
अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। अब जैसे माने आप फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एयरलाइन है, तो इनको पता है हम एयरलाइन के बिजनेस में हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। ये कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो अदर वे अराउंड हो गया, और अभी भी आप देखें ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो $60 पर बैरल पे आ गई हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब इन्हें पता है जी कि इन्होंने फोरकास्ट किया होता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद हमें इतना ऑयल जो है ना वो चाहिए, तो इन्हें डर होता है जी कि हमारी प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ये क्या काम करते हैं कि ये अपनी एक ऑप्शंस कॉल ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं कि मैं जी इसको बाय करूंगा 3 महीने बाद, प्राइस आज लॉक हो जाती है, तो फ्यूचर में अगर उसकी जाके प्राइस ऊपर होगी तो ये अपनी एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, अगर प्राइस नीचे आ जाएगी तो वो नहीं करेंगे। ये मैं आगे जाके आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि आपने पोजीशन किस तरह से ये लेते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, जो ये ब्रोकर होते हैं, जो जिनको हम डीलर भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्रोकर और डीलर होते हैं ना जी, ये बेसिकली गेम को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं बैठ के, ठीक है। सम टाइम ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन मेजर जो इनका रोल होता है ना, वो लोगों के ऑर्डर लेते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे जो है ना जी ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बाय करना है या सेल करना है ना, तो ये वो करते हैं और उसके अंदर से अपना जो है ना कमीशन ले लेते हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि ब्रोकर जो है ना वो सिर्फ लोगों के बिहाफ पे ही काम करे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने लिए भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मार्केट मेकर है ना जी, ऊपर गोरिल्ला बना हुआ है जो, अच्छा ये क्या करते हैं कि ये ओब्लाइज होते हैं बिड्स और ऑफर्स जो है ना उनको मेक करने के लिए, बेसिकली ये बिड और ऑफर्स करते हैं, बेसिकली ये मार्केट को चला रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा लेके जाता है ना जी, किसी को चाहिए कोई किसी भी किस्म का स्टॉक, तो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ये फिर ये खरीदते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मार्केट को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है ना जी, उसको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इनकी जैसे मैंने मेन आपको बताया जी थोड़ी देर पहले कि इनका जो मेन पर्पस होता है ना जी, वो होता है कि वो अ, जो ट्रेड की अपोजिट साइड है ना जी, वो प्रोवाइड करते हैं। मैं कुछ चीज बाय करना चाहता हूँ, ये सेल करेंगे, मैं सेल करना चाहता हूँ, ये उसको बाय करेंगे, अगर और कोई बंदा मार्केट में मौजूद नहीं है बाय या सेल करने के लिए। अच्छा, इन थ्योरी के अंदर क्या होता है जी कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँ ना जी, ये अपना पैसा के, अब क्वेश्चन ये है ना जी कि अपना पैसा ये कैसे बनाते हैं, इनको क्या फायदा है वहां पे बैठ के। तो ये बेसिकली अपना जो पैसा है ना, वो बिड और आस्क का जो स्प्रेड होता है ना, उसके दरमियान से जो डिफरेंस है ना, उसके दरमियान से अपना पैसा बनाते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आम सादा लफ्जों में हम बोलें जी कि मैं करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाता हूँ, तो मैं उसको रियाल दे के पाकिस्तानी रुपीस लेता हूँ, तो उसका रेट जो है ना वो थोड़ा मुझे कम देगा। उसी टाइम एक और बंदा खरीदने जाता है, तो उसको ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ेंगे, और उसको जो है ना उतने रियाल फिर मिलेंगे। वो दरमियान का जो डिफरेंस था ना, वो उसका प्रॉफिट है। और एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज मार्केट का तो आपको पता ही है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक सारी जहाँ पे प्राइस की इंफॉर्मेशन और सारे जो ब्रोकरेज हाउस और ये जो जितना सर्कल है, साइकिल है ना जी, ये वहां पे चल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आइएगा शोएब भाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना जी, यहाँ से आपको थोड़ा इसको ज्यादा समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि ऑप्शंस ये इस्तेमाल क्यों की जाती हैं। अच्छा, इसके 3 इस्तेमाल हैं जी। सबसे पहला तो है हेजिंग पर्पस है, दूसरा है आर्बिट्राज और तीसरा है स्पेकुलेशन। अच्छा, हेजिंग की एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दी थी कि एयरलाइन के केस में, ठीक है जी। ये तो हो गया जी, उसने बाय करना था। अब हम एक ना सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लें जी कि मैं जो है ना जी वीट का ग्रोअर हूँ, मैं गंदम उगाता हूँ।
अब मुझे डर क्या होगा कि 2 महीने बाद मेरी फसल तैयार हो रही है। अब मुझे सबसे बड़ा डर ये होगा कि यार आज प्राइस अच्छी है, ये ना हो 2 महीने बाद जो है ना वो प्राइस गिर जाए। ठीक है? तो अब मैं अपने डर को हेज करने के लिए जो है ना वो पुट ऑप्शन की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है? जैसे हम कॉल में हमने पहले बताया था कि उसके पास राइट होते हैं टू बाय, पुट में होगा राइट टू सेल। ठीक है जी? अब मैं उसके अंदर अपना एक जो पोजीशन है उसको हेज करने के लिए पुट ऑप्शन के अंदर चला जाऊंगा जी, कि मैं इस प्राइस पे आपको जो है ना जी इतनी गंदम इतने टाइम में सेल करूंगा। अब फिर मैं देखूंगा 3 महीने बाद मैंने 2 महीने बाद मैंने वो गंदम देनी थी इनको। अब 2 महीने बाद जब वो टाइम आया तो जो मेरी एक्सरसाइज प्राइस थी, अगर मार्केट में प्राइस उससे ज्यादा होगी तो मैं तो यकीनन उनको नहीं दूंगा, फिर मैं मार्केट में बेच दूंगा। उनको देने का फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट में बेचने से मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन मुझे उनको उसके बदले में चूंकि मैं प्रीमियम जो है ना वो पे करना ही पड़ेगा मुझे उनको। ठीक है जी? दूसरा है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जो है ना जी वो होती है कि ये जो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी चल रही होती है ना इसका एक सही इक्विलिब्रियम होता है बेसिकली। ठीक है? जब उसके अंदर कहीं से भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना तो वहां से लोग पैसा बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे ऑप्शन से हटके थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूंगा, करेंसीज के अंदर अमूमन जो है ना ये काम आर्बिट्राज एक्टिविटी की जाती है, स्पेकुलेटर करते हैं ये काम। जैसे माना कि क्या करेंगे जी, वो इसमें एक से ज्यादा करेंसी इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर आप थ्योरेटिकली देखें या आप नॉर्मल हालात में देखेंगे ना, तो अगर हम डॉलर लें, डॉलर को हम कन्वर्ट करें सऊदी रियाल में, फिर सऊदी रियाल को हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में, फिर पाकिस्तानी रुपीस को हम वापस कन्वर्ट करें डॉलर में, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं पे भी आप ये पूरा सर्कल क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये हमेशा क्लॉकवाइज होगा आर्बिट्राज की एक्टिविटी, ये एंटी क्लॉक नहीं होता। अच्छा, इसमें आप कहीं पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना जी, उस एक्टिविटी को हम आर्बिट्राज बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी आगे जो है ना वो आल्दो रेलिवेंट नहीं है हमारी, लेकिन चले मैं बात कर देता हूँ कि इसमें बहुत से जो स्पेकुलेटर होते हैं ना जी दुनिया में, वो जो वीक कंट्रीज होते हैं ना जी, उनकी करेंसीज के ऊपर डेलिब्रेट अटैक करते हैं। किस काम के लिए? आर्बिट्राज में से प्रॉफिट कमाने के लिए। और वो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, मतलब उधार पे पैसा लेते हैं वो, और ये विद इन मिनट्स जो है ना एक्टिविटी होती है। इनके बड़े अच्छे सर्वर होते हैं, बड़े अच्छे इनके कंप्यूटर होते हैं, जो कि ऑटो जो है ना इस कार्रवाई को, इस ट्रांजैक्शन को ऑटो कंप्लीट कर रहे होते हैं। इन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। अच्छा, उसके अंदर ये जब एक करेंसी के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं। जब उसकी शॉर्ट सेलिंग शुरू होती है, करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, उसके अंदर से फिर दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डॉलर में करके या किसी भी तीसरी करेंसी कोई भी हो सकती है उसमें जाके, और इनिशियली इन्होंने 10 मिनट के लिए किसी भी बैंक से बोरो किया होता है, उसको वो रिटर्न करते हैं, तो उसमें से अपना जो है ना एक हेफ्टी प्रॉफिट जो है ना वो कमा जाते हैं। तो जो तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस एक्टिविटी, और ये मुतवातर होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती, ये अटैक होते रहते हैं। तो उसके लिए जो हर मुल्क का स्टेट बैंक है ना जी, वो अपना रोल प्ले करता रहता है, और उसमें वो मददगार होती हैं ये जो आपके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है स्पेकुलेशन। ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी हो रही है वो स्पेकुलेटर्स कर रहे हैं। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है, और यही बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन का मेन जो रीजन है, वो है स्पेकुलेशन की जो एक्टिविटीज चलती है ना जी ऑप्शंस को लेके, वो है। अब स्पेकुलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि स्पेकुलेटर्स के पास ना तो उन्हें किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ना ही उनके पास कोई एसेट होता है। उनका ये सारी ट्रेड करने का मकसद क्या होता है? बीच में से पैसा कमाना।
गेम स्टॉक के अंदर हमने देखा उसके अंदर स्पेकुलेशन की एक्टिविटी की गई। अच्छा, जब ये स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, इन ऑप्शंस की आगे हम प्राइसिंग की बात करेंगे कि इनकी जो थ्योरेटिकली प्राइस को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है ना जी, ये बहुत हद तक जो है ना मार्केट में फेक खबरें फैला के इसकी प्राइस को ऊपर नीचे किया जाता है। यही चीज उसके अंदर जाके हुई है गेम स्टॉप के अंदर भी। उन्होंने मार्केट के अंदर खबरें फैलाई जी, ये गिर रहा है जी, ये गिरने वाला है, ये हालांकि असल एसेट जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, कंपनी बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रही है, उसके प्रॉफिट ठीक आ रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट ठीक काम कर रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसके शेयर की कीमत गिर जाती है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बेसिकली ये ऑप्शंस की ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है। जैसे हमने ये देखा जी 17वीं सदी के अंदर ट्यूलिप के साथ क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऑप्शंस की जब उसकी ट्रेडिंग हुई, उसकी प्राइसेस कहाँ पे जाके स्काई रॉकेटिंग हो गई, उसके बाद बबल बने हुए, क्योंकि ये जो हमारा करंट मॉनेटरी सिस्टम है ना जी, जो फिएट मनी का हमारा सिस्टम है, ये बड़ा फ्रीजाइल सिस्टम है। ठीक है, ये भी हमारा जो है ना, दिस इज अनदर टॉपिक, इंशाल्लाह फिर कभी हम इस पे बात करेंगे। तो इसके अंदर इतने फ्लॉज हैं कि इसके अंदर बबल्स बहुत ज्यादा बनते हैं इन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन का प्रॉफिट कमाने के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इस सिस्टम में। यही वजह है कि आप देखते हैं हर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करती है। 97 का आपने देखा, 2007-8 का देखा, और अभी भी लोग तो तवक्को कर रहे थे 2015-16 से, में भी मतलब मुख्तलिफ लोगों की जो है ना फाइनेंस के गुरुज हैं वो लिख रहे हैं। वो कोरोना आ गया, अब उसकी वजह से जो है ना जी बहुत सी चीजें आपको पता है वो इफेक्ट हुई हैं, तो इकोनॉमी वैसे ही बैठ गई है। तो ये बबल्स बहुत ज्यादा जो है ना, स्पेकुलेटर्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, इसको बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में जो है ना जी इस सोसाइटी का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट पोजीशंस है ना, वो हम ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर जो बायर है ना उसको हम लॉन्ग बोलेंगे, जो सेलर है उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। अच्छा, जब हम बोलते हैं जी कि मेरी पोजीशन है, इसमें आपने कुछ पोजीशंस लेनी होती हैं जी। इसमें जब आप बोलते हैं मेरी पोजीशन है लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल का मतलब है आपके पास राइट है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। जब हम लॉन्ग पुट बोलेंगे, वी हैव राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, जब शॉर्ट कॉल हम बोलते हैं ना, शॉर्ट कॉल जो है वो हमारा कॉन्ट्रा बंदा है जो दूसरी साइड पे बैठा हुआ है। अच्छा, उसके पास राइट वाइट कुछ नहीं है, उसने ये, अगर मैं लॉन्ग कॉल एक्सरसाइज करूंगा तो उसने सेल करना ही करना है। ठीक है, इसी तरह से जो शॉर्ट पुट है, अगर मैं कुछ सेल करूंगा तो उसने बाय करना ही करना है। अब इस बंदे के पास राइट नहीं है, जो शॉर्ट है, शॉर्ट के अंदर आपके पास राइट नहीं है। बस समझने के लिए आप ये थोड़ा ज़हन में बिठा लें कि जो लॉन्ग है उसके पास राइट है, जो शॉर्ट है उसके पास राइट नहीं है। ठीक है जी, ये एक सिंपल टर्म में हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम ना एक इसकी एक एग्जांपल पे चले जाते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा फिर समझने में आसानी होगी कि ये हमने क्या बात की है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जी कि अब एक एग्जांपल है जी कि एबीसी स्टॉक है। अच्छा, उसके हम एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो हम कह रहे हैं जी कि 15 रियाल है 3 महीने के अंदर। ठीक है, और एक लॉट जो है ना वो 1000 स्टॉक्स के ऊपर मुहित है, और जो प्रीमियम है ना वो है 0.15 रियाल, मतलब 15 हलाले प्रीमियम है। अब हम इसको जो है ना अपने लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल के तनाजुर से इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हम चले जाते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम मेच्योरिटी की 3 महीने बाद आज हमने एक एग्रीमेंट कर लिया
बीच में हम वो सारा छोड़ देते हैं, ये कितनी बार बिका, कितनी बार मतलब खरीदा गया, वो तो प्रोसेस एक चलता रहेगा। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं जी के 3 महीने बाद क्या हुआ जी के अगर तो उसकी मैच्योरिटी के ऊपर प्राइस है 8। अच्छा, अब मेरे पास लॉन्ग कॉल है, लॉन्ग कॉल के हवाले से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास राइट है टू बाय का। अब मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं उसको 15 रियाल में बाय करूंगा। अब मार्केट के अंदर तो उसकी 8 रियाल की प्राइस है, तो मतलब मुझे लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो फिर मुझे 150 रियाल का जो प्रीमियम है ना वो पे करना पड़ेगा उसको, और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज होगा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल वो प्राइस है 10 रियाल पे, 10 रियाल पे फिर भी मुझे नुकसान है। ठीक है, इस सूरत में भी मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, फिर मैं 150 रियाल दे के एग्जिट कर जाऊंगा। अच्छा, अब हम अच्छा उसका कॉन्ट्रा भी हम साथ में ही देख लेते हैं, थोड़ा आसानी रह जाएगी कि अच्छा इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि ये इस किस्म की एक ट्रेडिंग है कि इसमें दोनों की विन विन सिचुएशन नहीं होती। एक इसमें जीतेगा, दूसरा इसमें हारेगा। दिस इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जब एक बंदा जुआ लगाता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जुआ में दोनों जुआरी ही जीत जाए। एक हारता है एट द एक्सपेंस ऑफ, एक जीतता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये सबसे बड़ी खराबी जो है ना इसके अंदर ये है। अब आप पहले एग्जांपल में देखें, मैंने 150 लॉस किया, तो दूसरे का जो शॉर्ट वाला था उसका 150 का गेन हुआ है, वहां पे 150 रियाल उसने गेन कर लिए है। ठीक है जी। अब अगर उसकी प्राइस 15 है तो 15 में मैं एक्सरसाइज करूंगा, मुझे उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रीमियम मुझे फिर भी देना ही देना है, तो वो फिर मैं उसको प्रीमियम पे करूंगा। मैंने प्रीमियम पे किया, मेरा लॉस हुआ, जिसने मुझे सेल करना था उसको वो गेन हो गया। अच्छा, अब हम चले जाते हैं जी कि अगर उसकी प्राइस 18 होती, तो मार्केट में तो उसकी प्राइस 18 है, मैंने एग्रीमेंट किया है 15 में, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जिसकी पोजीशन लॉन्ग कॉल की जिसकी पोजीशन है जी, अब वो इसको एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, जब वो उसको एक्सरसाइज करेगा तो 15 में से अगर 18 का उसको एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसको तकरीबन 3000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। माइनस उसमें से हम कर देंगे जो 150 उसने उसको देना था एज अ प्रीमियम सेलर को, वो देके उसको 2850 रियाल का प्रॉफिट हो जाएगा, और वही 2850 रियाल का लॉस होगा सेलर को जिसने वो सेल किया। इसी तरह से अगर 20 की जाती है, अगर उसकी प्राइस 20 पे चली जाती है, तो फिर उसको 4850 का लॉन्ग कॉल वाले को बेनिफिट हो जाएगा, और ऑन दी अदर हैंड साइड दूसरे बंदे को उसका लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये थी कॉल ऑप्शन की तरफ से कि जब आपके पास राइट होता है टू बाय। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उस्मान भाई पूछते हैं सेलिंग साथी, के उस्मान पर्सपेक्टिव। भाई अगर पूछते साथियों से समझ में आया जी जी, इसमें इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो बताइएगा, ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। उस्मान भाई, इसमें प्रीमियम कौन डिसाइड करेगा? जो प्रीमियम मार्केट डिसाइड करती है जी। मार्केट के ब्रोकर्स या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये? स्टॉक स्टॉक नहीं नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ना जी, वो यूजुअली होता है कि आपका, यूजुअली ये क्या होता है कि आमतौर पे ये 10% जो है ना इसका लिया जाता है, लेकिन ये क्योंकि आज जो हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं ना वो स्टैंडर्डाइज्ड है, और इसके रूल हर जगह पे एक ही है। ये नहीं है कि एक स्टॉक के साथ रूल डिफरेंट हो जाएगा, दूसरे के साथ डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। तो ये मार्केट के अंदर जो है ना ये प्री डिटरमिन्ड होता है, क्योंकि ये लिक्विड, जैसे हमने शुरू में बात की है ना, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो लिक्विडिटी आपको तभी मिलती है ना जी। यहाँ पे देखें आपने ये 15,000 का सौदा किया था इस एग्जाम्पल में, और प्रीमियम क्या था 150 रियाल, मतलब 150 रियाल दे के आप 15,000 के सौदे में हाथ डाल सकते हैं जी। इसके अलावा कोई लेकिन चीज? अगर इस सूरत में आप डिफॉल्ट कर दें, आप तो कह रहे हैं सिर्फ प्रीमियम पे करके आप उसमें चले गए लॉन्ग कॉल में, तो आपके पास मेच्योरिटी के टाइम पे इतने फंड्स नहीं अवेलेबल, तो फिर श्योरिटी क्या है कि आप उसको फुल पेमेंट कर देंगे जो आप परचेस कर रहे हैं? नहीं, देखें, अब मैं अगर आपकी बात सही समझ पाया हूँ ना,
अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि ऑप्शंस के अंदर एक्चुअल में तो ट्रेडिंग हो ही नहीं रही होती। मतलब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, बहुत कम होता है। कोई कह लें कि रफली मेरा जो है ना वो नंबर है हमारा, अगले दिन हमने कुछ रिसर्च की थी तो हमें एग्जैक्ट कहीं से कोटेड नंबर नहीं है। अराउंड 85% जो ऑप्शंस है ना वो एक्सरसाइज ही नहीं होती। अगर जो होती भी है ना जी, तो वो रिजवान भाई उनका आपका जो डिफरेंस है ना वो आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अब आपने जो बात की है, मैं आप डिफॉल्ट कर गए, जब आपने ये लेना ही है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने प्रीमियम तो उसी वक्त पे कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद जब आया एक्सरसाइज का टाइम, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, नहीं हो रहा तो आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे उसको। अगर मतलब आपको फायदा हो रहा है, आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरी बात समझ पाए आप? बात मैं समझ गया, लेकिन ये एक सूरत ये है कि अमाउंट छोटी है, लेकिन एक अगर आप मिलियंस में चले जाते हैं और आपने लॉन्ग कॉल दी हुई है और आपको रेट भी फेवरेबल है, आप मतलब उस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और एट द टाइम आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो जो सेलर है उसको तो आपने अमाउंट नहीं, मुझे तो फंड चाहिए ही नहीं है ना। नहीं तो आपको जो नहीं, वो रिजवान भाई देखें, लॉन्ग कॉल है ना आपकी पोजीशन, लॉन्ग कॉल में क्या है, आपने बाय, यू विल बाय, ठीक है जी। जी अब देखें आपने बात की थी जी कि बड़ी बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो आपने तय की हुई थी और उसके मुताबिक आपके जो अंडरलाइंग एसेट था ना वो बनता था 1 बिलियन का, 1 मिलियन का, ठीक है। जब एक्सरसाइज के टाइम पे जो उस वक्त मार्केट प्राइस थी ना जी, वो थी 1.5 मिलियन की। ऐसे ही आप यही बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। क्या मैं 1 मिलियन कहाँ से लेके आऊंगा? जी मुझे 1 मिलियन की जरूरत नहीं है सर, मैं ½ मिलियन ले लूंगा उससे। मुझे 1 मिलियन की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे 1 मिलियन देगा कोई। अगर मैं इंसिस्ट करूंगा तो वो मुझे मार्केट में से, फॉर एग्जांपल मैंने बोला नहीं जी मुझे गंदम ही चाहिए, वो मुझे मार्केट से गंदम लेके दे देंगे, वरना वो आपको जो स्पॉट का रेट है वो आपको दे रहे हैं। वो ½ मिलियन, आपको 1 मिलियन देने की जरूरत नहीं है, आपको उल्टा ½ मिलियन आपके अकाउंट में जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया ना। इसमें स्टॉक की पोजीशन में आपके पास फिजिकल स्टॉक आप ट्रांसफर हो रहा है, और अगर शेयर्स परचेस कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही होगा ना। वो इधर तो क्योंकि ये सारा बिजनेस स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है ना, इधर तो वो आपको पैसे दे देंगे, आप खुद खरीद ले, वरना वो आपको खरीद के दे देंगे शेयर्स। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज जो है ना वो नहीं हो रही। एक्चुअल में तो आपका जो डिफरेंस है ना वो वही आपको ट्रांसफर हो रहा है। ये बहुत बड़ी जो है ना वो खराबी है इस चीज की। जी रिजवान जी भाई, रिजवान जी भाई, जलील भाई, जी जी रिजवान भाई देखें कि यहाँ पे जो है ना ये कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। फिजिकली इनके पास ना शेयर्स हैं ना कुछ है। ठीक ये है। बस इन्होंने एक जादू के मटके के अंदर रखा हुए हैं ऑप्शंस को, और उसको बता दिया कि साहब ये मटके की प्राइस अब इतनी हो गई है या नीचे गिर गई है। तो आपको कोई एक पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको 1.5 मिलियन हो गया तो आप कह रहे हैं कि आपको 1 मिलियन लाना नहीं, 1 मिलियन नहीं, वो ये करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना है। वरना आप 1 मिलियन देंगे फिर वो आपको 1.5 मिलियन वापस करेगा, तो आपका प्रॉफिट तो ½ मिलियन हुआ ना। ठीक है। तो वो नेट जो होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको नेट दे देते हैं। तो यू आर नॉट ओनिंग दी शेयर्स एट ऑल। ठीक 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 हो गया जी। अब सवाल हम ले लेते जी। हैं। इसके अलावा शोएब भाई कुछ और लोगों ने हाथ जी उठाए जी हुए हैं। हुसैन भाई हैं और राशिद भाई। तो हुसैन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अतीक बात कर रहा हूँ, उस्मान भाई। जी अतीक भाई। उस्मान भाई, ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें जो फॉर एग्जांपल जो पहले वाला है कि अगर रेट फेवरेबल नहीं है तो 150 रियाल आपने प्रीमियम जो है वो दे के तो आपने एग्जिट कर लिया, तो ये 150 रियाल किसको अल्टीमेटली किसको क्रेडिट होंगे? ये कोई वहां पे बी पार्टी? जो सेलर है ना जी, जो सेलर है, जो जिसने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। फॉर एग्जांपल ये कोई पीछे हमने कंपनी प्लेयर्स की, जी ये नहीं, कंपनी पीछे है हमने या प्लेयर्स इंडिविजुअल्स की है? बात की थी ना।
जी जी, जी, जी। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पीछे हमने बात की थी, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक है। जब कोई भी नहीं होता ना तो वो गोरिल्लाज होते हैं। हमारी ये पिछली स्लाइड में हमने ये बात की थी कि इसके अंदर मार्केट मेकर जो है ना, जब कोई भी कोई पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर वो उन्होंने लेनी होती है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, थैंक यू। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जी जी राशिद भाई। जी, रिजवान भाई कुछ जी और लोगों के भी जी 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 जी, हाथ। मैं राशिद भाई जी को अनम्यूट किया। जी राशिद भाई। सुनील, हो सकता है ये बहुत बेसिक सवाल हो, लेकिन ये वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन डिसाइड कर रहा होता है? जी जी, अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, अंडरलाइंग स्टॉक की बात हो रही है या ऑप्शंस की हो रही है? पहले मुझे ये क्लियर कर दें आप। ये आप मतलब यहाँ जो आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इस एग्जाम्पल में, और इसी की वजह से ये सारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये डिपेंड कर रहा है ना, लॉन्ग कॉल के लिए या शॉर्ट कॉल के लिए। जी तो जी ये डिसाइड कौन कर रहा है, मतलब इसकी प्राइस या वैल्यू कौन बताता है कि ये बढ़ गई है या कम हो गई है? जी, अच्छा, इसकी ना ये मार्केट इसको डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। अब इसकी जो मार्केट है ना वो डिसाइड कर रही होती है कि आज स्टॉक की वैल्यू क्या है। इसके अंदर ऑफ कोर्स ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस की ट्रेडिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है, इसकी प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाने के अंदर। क्योंकि बहुत ज्यादा जब स्पेकुलेशन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना जी, जैसे अब पीछे गेम स्टॉप में हमने देखा था कि शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई थी तो उसकी जो प्राइस है ना वो गिरना शुरू हो गई थी। जब उसकी बाइंग शुरू हो जाती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज वन वन फैक्टर, ठीक है। जैसे अब पीछे हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, गंदम की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी मार्केट के अंदर, वो 1500 से शुरू हुई थी और 2200 तक चली गई थी, ठीक है। तो वो मार्केट डिसाइड कर रही होती है। जैसे ऑयल की प्राइस है, ऑयल की प्राइस मार्केट में डिसाइड हो रही होती है या प्लेयर्स उसको जो है ना मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन कोई बॉडी होती है इसको इंडोर्स करने के लिए, मतलब स्टेट बैंक अब बैंक ऑफ देखें पाकिस्तान जैसे, अगर हम एग्जांपल लें नहीं तो नहीं 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 नहीं, वो नहीं। अच्छा। नहीं, स्टेट बैंक का कुछ रोल। रोल नहीं होता है इसके अंदर। देखिए अंडरलाइंग एसेट जो है ना, जैसे ऑयल है, ऑयल के लिए ओपेक है, एक बॉडी है, ठीक है, उसको ठीक रेगुलेट ठीक। करती है। अब गंदुम है, राइट। गंदुम पाकिस्तान के अंदर गंदुम को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब गन्ना है, गन्ना को वो कहते हैं जी कि रेगुलेट करते हैं, या कोई भी शेयर है। अब हम इसमें शेयर्स की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें स्पेकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अब शेयर की प्राइस आपको पता है कोई रेगुलेट नहीं करता। वो हम रात को सोते हैं, कोई शेयर गिरा होता है, सुबह उठते हैं और वो बिटकॉइन को देख ले वो क्या हुआ अगले दिन, वो गिर रहा था, और साथ ही खबर आई है जी कि ये किस कंपनी ने बिटकॉइन को खरीदा है और उसकी टेस्ला ने। प्राइस जो है वो फिर ऊपर चली गई है। टेस्ला ने, जी शुक्रिया रिजवान भाई, टेस्ला ने उसको खरीदा, वो बिटकॉइन की प्राइस फिर ऊपर चली गई है। तो ये वैल्यू इस तरह से जो है ना इसकी डिटरमिन हो रही है। ये 8000 जो आ रही है वो बेसिकली मैंने 1000 को मल्टीप्लाई किया है 8 से। एक स्टॉक की प्राइस जो है ना वो 8 थी और 1000 ऊपर हमने बताया हुआ 1000 थे तो वो 8000 बन गया। जी एक सवाल जी, इसके अलावा है जी कोई सलाउद्दीन और भाई का है क्वेश्चन? मेरे ख्याल। सलाउद्दीन भाई ने हैंड रेज किया। जी सलाउद्दीन जी भाई। सलाउद्दीन भाई आपको आवाज आ रही मेरी? मैंने आपको अनम्यूट किया। जी काजी भाई। तो वो चाय पीने चले गए किचन में। अच्छा, मेरा ख्याल है चले सलाउद्दीन कंटिन्यू भाई करते हैं फिर आखिर दोबारा अगर आगे तो आगे आगे चलते हैं फिर, क्योंकि अभी हमें काफी कवर करना है जी। ठीक है आगे जी, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि हम इसी एग्जांपल को जो है ना पुट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। अब पुट में जब हमारी लॉन्ग पोजीशन होगी तो उसमें मेरे पास राइट है सेल करने का, ठीक है। तो अब मैं उस राइट को जब मुझे आ गया जी कि मैं 15 रियाल पे सेल करूंगा, ठीक है, तो उसमें मुझे बेनिफिट तभी होगा ना जब मार्केट प्राइस गिरेगी तो, ठीक है। कॉल में मुझे बेनिफिट हो रहा था जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी। पुट में मुझे बेनिफिट लॉन्ग जब मैं पोजीशन लूंगा तो मुझे बेनिफिट तब होगा जब उसकी प्राइस गिरेगी।
तो इसी तरह अगर उसकी प्राइस 8 पे गिर जाती है तो मुझे 6,850 का प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसकी शॉर्ट पुट की पोजीशन है उसको उतना ही लॉस हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो प्राइस बढ़ती है ना जी, तो वो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मुझे जो है ना 150 का यहाँ पे लॉस होगा, और जो उसको शॉर्ट कर रहा है उसको गेन हो जाएगा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ना एक हल्की सी आपको बात बताता चलूं कि ये जितने स्पेकुलेटर होते हैं ना, वो यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल दी है सिंपलिसिटी के लिए कि इन्होंने ना, हमने एक ही पोजीशन ली हुई है, लेकिन जो स्पेकुलेटर है वो कंट्रा पोजीशन लेके चलते हैं। ये इस एग्जांपल में ये है, इसको हम बोलेंगे नेकेड ऑप्शन। ठीक है, वो नेकेड जैसे वो मतलब लफ्जी माने भी उसका वो नंगा ऑप्शन है, इसी तरह ये नंगा ऑप्शन है। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है जी कि एक तो नेकेड ऑप्शन में अगर मैं कोई चीज जो है ना वो सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पुट हूँ, तो मेरे पास तो वो एसेट भी नहीं है, ठीक है, और मैं फिर सेल भी कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी कंट्रा पोजीशन बी ले लेते हैं कि इन केस अगर उन्हें वहां पे लॉस हो रहा हो ना, तो उन्होंने कंट्रा पोजीशन भी ली होती है, वहां से वो अपना लॉस जो है ना मिनिमाइज करते हैं। खैर वो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो हम उसमें नहीं जा रहे। कवर्ड कॉल ये होता है जी कि कोई भी आपने जो है ना दूसरी पोजीशन बी ली होती है, नेकेड में आपकी पोजीशन ही नहीं होती या आपके पास एसेट नहीं होता। कवर्ड में ये होता है कि आपके पास जो पोजीशन है ना, वो आपने कंट्रा पोजीशन ली होती है अपने आप को हेज करने के लिए, या शॉर्ट के लॉन्ग पुट के सिलसिले में आपके पास वो प्रोडक्ट मौजूद होती है। कॉल के लिए आप उस प्रोडक्ट के सारफ होते हैं। जैसे मैं कोई गंदम खरीद रहा हूँ तो मुमकिन है मेरी बिस्किट की फैक्ट्री होगी, ठीक है, या मैं गंदम बेच रहा हूँ तो मैं गंदम का ग्रोअर हूँ। तो ये मैं बताना चाहता था, आगे चलिएगा जी जरा। अच्छा, अब हमने पीछे बात कर ली है पिछली एग्जांपल में कि कब प्रॉफिट हो रहा है कब लॉस हो रहा है। अब उसको हमने जो है ना जी सिंपली एक इक्वेशन में यहाँ पे डाल दिया है कि ऑप्शन मनीनेस क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में ना तीन इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं। एक पहली इस्लाह जो है वो इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी ये होता है कि कॉल के, अच्छा ये यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूँ कि ये हम जितनी इस स्लाइड में डिस्कशन करेंगे ना, वो फ्रॉम द सेलर पर्सपेक्टिव होगा, बायर पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा, अब कॉल के अंदर इन द मनी कब होगा? इन द मनी होता है जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। इन द मनी कब होगा या वो कब एक्सरसाइज करेगा? जब एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो स्पॉट प्राइस से कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सरसाइज प्राइस जो है वो जब तक लेस नहीं होगी मुझे फायदा नहीं होगा। पुट के अंदर जब एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस से होगी ना, फिर इन द मनी होगा। एट द मनी होगा जब ये दोनों इक्वल आ जाती है, फिर आपको जो है ना वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम देना पड़ेगा। और आउट ऑफ मनी जो है ना वो एक्सरसाइज ही तब नहीं होता, सॉरी, आउट ऑफ मनी में जब एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो ग्रेटर देन हो जाती है स्पॉट प्राइस से, तो फिर जाके आपको जो है ना वो लॉस हो जाता है। और पुट ऑप्शन के अंदर जाके जो है ना वो आपका जब एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाती है ना जी स्पॉट प्राइस से, फिर आपको उसके अंदर लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कीजिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा, अब पीछे हमने बात की थी कि इसकी प्राइस, ऑप्शन की प्राइस कौन डिटरमिन करता है? अंडरलाइंग स्टॉक की तो जैसे कि अपने राशिद भाई ने भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि वो कैसे होती है, उसका हमने थोड़ा देख लिया था। तो इसको हम देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन की प्राइसिंग के अंदर ना डिफरेंट मॉडल यूज होते हैं, और सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा जिसको पजीराई मिली है ना उसको हम बोलते हैं ब्लैक शोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, अब हम यहाँ पे किसी भी प्राइसिंग मॉडल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेंगे कि एक्चुअली इन जो ऑप्शंस की जो प्राइसिंग होती है ना वो किन चीजों के ऊपर डिटरमिन होती है। सबसे पहले तो वो होती है स्टॉक प्राइस के ऊपर,
ठीक है, कि स्टॉक की प्राइस क्या है। अच्छा, इसके अंदर कॉल, अगर स्टॉक की प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी तो कॉल की वैल्यू में इजाफा होगा। ठीक है, क्योंकि देखें अगर स्टॉक प्राइस कम होगी तो पुट की वैल्यू कम होगी। वो कैसे होगी? अब मैं आपको हल्की सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हमने पीछे एक बात की थी कि कॉल कॉल क्या है, बेसिकली राइट है टू बाय, कि मैं खरीदूंगा उसको। ठीक है, तो अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रही है, मैंने एग्रीमेंट किया था मुझे 15 पे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज प्राइस होगी 18। ठीक है, मतलब कॉल की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है जी, तो पुट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पुट वाला तो उसको होता है जी कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो उसको फायदा होगा। अब ये दोनों जो साहिब है ना जी, ये गैम्बलिंग, इसीलिए इसको गैम्बलिंग कह रहे हैं ना, कि ये दोनों अपनी अपनी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है यार प्राइस बढ़े बढ़े बढ़े, दूसरा दुआ कर रहा है प्राइस कम हो कम हो कम हो। ठीक है, इन दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह एक्सरसाइज प्राइस जो है ना, अगर एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और पुट की वैल्यू जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वो एक्सरसाइज प्राइस आपको पता है जिस पे आपका मुआहदा हुआ है। अच्छा, वोलेटिलिटी, अब ये वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक है बेसिकली। अच्छा, जितना स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल होता है ना, उतनी उसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। यही वजह है कि ये स्पेकुलेटर्स जो है ना वो स्टॉक को बहुत ज्यादा वोलेटाइल करते हैं ताकि इसमें से अपना बेनिफिट लिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है ना वो दोनों के ऊपर आता है, कॉल पे भी आता है और पुट पे भी आता है। ठीक है, जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी इन दोनों को जो है ना वैल्यू में इजाफा होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इसकी कॉल की वैल्यू के अंदर बेनिफिट होगा और पुट की वैल्यू जो है ना वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये बहुत ही एक टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी जिसमें मैं आपको जाना नहीं चाहता कि अब इसकी कैसे मतलब ब्लैक शोर ऑप्शन प्राइसिंग का मॉडल जो है ना जी, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बेसिकली ऑप्शन की वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ और फिर ये निकलता है। तो जैसे जैसे ये ऑप्शन की वैल्यू जो है ना, सॉरी इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, उसी तरह से फिर उसके जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर जो है ना वो इम्पैक्ट आता जाएगा। अच्छा, आगे आ जाता है टाइम टू मैच्योरिटी। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शंस में क्या होता है कि जितना टाइम मैच्योर होने में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है ना, उतना उसको ऑप्शन की जो अपनी प्राइस है ना वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे उसका टाइम करीब आता जाता है उसकी ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है। चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कई हाथों में बिकता रहता है, जैसे प्लॉट की फाइलें बिकती हैं। अच्छा, मेच्योरिटी पे जब ये आता है ना तो ऑप्शन की अपनी प्राइस जीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेज, नंबर ऑफ डेज जो है ना वो जीरो हो जाएंगे। जब वो नंबर ऑफ डेज, जिसका पर्पज ही उसका ये था जी कि आपको एक फ्यूचर में एक चीज दे रहा है, तो उसका हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो पुट वैल्यू है ना, पुट के अंदर इसका एम्बिगुअस है, कभी तो ये हायर हो जाता है कभी वो लोअर हो जाता है। तो इसकी जो एकेडमिक डिस्कशन है ना उसमें यही है जी कि ये आज तक इसका कुछ ज्यादा जो है ना वो डिटरमिन नहीं हो पाया कि ये क्या इसकी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ये काजी साहब को क्वेश्चन ले लें, रिजवान भाई, जी जी। खबर इसके कि हम हाँ आगे वो, बढ़े। जी जी, वो काफी देर से इंतजार करें। जी जी, सलाउद्दीन भाई आपको मैंने अनम्यूट किया। सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन भाई आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल की साइड मेरा पे ख्याल है जी प्रॉब्लम उनके है। जी, माइक के साथ कोई इशू है। इनको मैंने तो मैसेज किया आई लेकिन होप के ये यहाँ तक जो है ना वो चले चले आगे चलते हैं सर, हमारे पास ठीक टाइम में भी शॉर्ट है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिएगा सर।
तो आप टाइम को कॉल कर लेना अगर पुट की प्रॉब्लम हो रही तो आपको। वेल सेड। जी। अच्छा, इसके इसके अंदर आप ये देखें, अब ये बेसिकली हमने ना एक थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा खासा इसका ऑप्शंस का कवर कर लिया है। अब ये एक एग्जांपल है आपको देने के लिए जो कि रिलेट करती है गेमस्टॉप के ऊपर। ये केट गिल साहब हैं जो इन्होंने जो है ना जनवरी 2021 में ये ऑप्शंस में गए थे और इन्होंने कॉल ऑप्शन जो है ना वो लॉन्ग कॉल इन्होंने अपनी पोजीशन ली थी, $50,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए थे और जनवरी 2021 में जो है ना इनकी मेच्योरिटी थी और $8 पे इन्होंने जो है ना उसकी एक्सरसाइज प्राइस थी। उसके बाद आपको पता है वो इसकी गेम स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी, तो इनका अपना कोई यूट्यूब चैनल भी था, तो इन्होंने अपने कुछ बाकी साथियों के साथ जो है ना जी मिलके ये ब्लॉग भी करते हैं डिफरेंट, मतलब वो यूट्यूब चैनल पे जाके ना जी लोगों को डेली अपनी 1-1 घंटे की अपडेट देते रहते हैं जी कि देखे मैंने ये बाई किया हुआ था तो उसकी अभी ये प्राइस चली गई है, मुझे इतना गेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि वो ये एक किस्म के इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। इनको देख के लोग जो है ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग इनको देख के जो है ना वो भी शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने जब ये सारी शॉर्ट सेलिंग हो रही थी ना, तो उस वक्त भी इन्होंने अपनी पोजीशन ली जी के हमें जो है ना इसका दिफा करना चाहिए, क्योंकि इनकी पोजीशन लॉन्ग कॉल की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपना उसको होल्ड किया, अपने राइट्स को, और फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जब एक्सरसाइज किए, इन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया उसके अंदर से। फिर अभी दोबारा इन्होंने जो है ना दोबारा फिर इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर, और अभी जो इनकी जो गेम स्टॉक से इनकी जो वर्थ है ना जी वो 46 मिलियन यूएसडी की है। अब आप अंदाजा कर लें कहाँ 50,000 से उसने वो शुरू किया, लेकिन ये प्योरली एक वो कह ले गैम्बलिंग चल रही है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द एयर जो है ना वो मटके वाली बात है, जैसे जलील भाई ने बताया जी, वो मटका दिखा रहे हैं, ये मटका पड़ा हुआ है और ये किसी तरफ भी जा सकता है। अच्छा, अब हम जो है ना जी नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे। अभी तो हमने ये सारी जो है ना जी डिस्कशन हमने बड़ी लॉन्ग डिस्कशन कर ली है, एक समझाने के लिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है और ये सारी चीजें किस तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो अब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि जो हमारी इस्लामिक फाइनेंस और हमारी फिक जो है ना, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं किसी भी चीज को हलाल करार देने के लिए। उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है जी कि एटलीस्ट वो कहते हैं कि एटलीस्ट ये चीजें उसके अंदर शामिल नहीं हो। नंबर 1 रिबा, इंटरेस्ट। नंबर 2 है जी करप्शन। नंबर 3 है गैम्बलिंग। नंबर 4 है अननेसेसरी रिस्क। नंबर 5 है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होती है जी जैसे मैं आम लफ्जों में समझा पाऊं कि मैं किसी के साथ सौदा करता हूं और मैं उसको धोखे में रखता हूं। मैं गाड़ी बेचता हूं, गाड़ी एक्सीडेंशियल थी, मैंने उसको पेंट कराया, मैंने उसको बताया नहीं, तो ये मैं उसको इग्नोरेंस में रख के अपना काम कर रहा हूं, तो वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये हलाल नहीं है। अब हम गेम इसके ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से वन बाय वन देखते हैं कि क्या ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अच्छा, अब रिबा देखें, रिबा बिल्कुल है उसके अंदर, जाके मतलब उसका एक रोल है, उसकी प्राइसिंग के अंदर वो आ रहा है, जब उसकी ऑप्शन की प्राइसिंग की कैलकुलेशन हो रही है, डिटरमिन किया जा रहा है, उस वक्त इंटरेस्ट वहां पे मौजूद है। अच्छा, करप्शन बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती। अब करप्शन की भी अब डेफिनेशन डिफरेंट है, एक डिक्शनरी वेरी करती है फ्रॉम वन डिक्शनरी टू अनदर। ठीक है, अमूमी तौर पे हम देखते हैं जी वो करप्शन जो को कैसे चोरी कर ली गई, ये आगे पीछे कर लिया, वो करप्शन है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की करप्शन ही करप्शन है। अच्छा, गैम्बलिंग, बिल्कुल ये आपने वो देखा, एक की जीत है दूसरे की हार है। ठीक है, कंट्रा पोजीशन है, दोनों की विन नहीं है, बिल्कुल गैम्बलिंग हो रही है, अननेसेसरी रिस्क है। आप देखें, आप रिस्क ले रहे हैं, आपके पास एसेट नहीं है, आपको एसेट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसके अंदर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो अननेसेसरी रिस्क है। तो आगे हम फर्दर चलते हैं
इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि इस्लाम क्या कहता है जी। तो अच्छा, डेरिवेटिव्स के बारे में जो शरिया है ना जी, वो सेल के हवाले से दो कंडीशंस जो है ना उसको रखती है। एक तो ये है जी कि अंडरलाइंग ऑफ एसेट और कमोडिटी मस्ट करंटली एग्जिस्ट इन फिजिकल और सेलेबल फॉर्म। अब यहाँ पे वो राशिद भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये टेंजिबल और इनटेंजिबल की। अब इस्लाम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि वो फिजिकल चीज मौजूद होनी चाहिए और वो सेलेबल भी हो। ये नहीं कि फिजिकल मौजूद है लेकिन वो बेची नहीं जा सकती। दूसरी चीज, द सेलर शुड हैव लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट इन इट्स फाइनल फॉर्म। ये दो चीजें जो है ना बहुत जरूरी है। हमारे पास लीगल ऑप्शन भी होनी चाहिए फाइनल फॉर्म में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं जी के मैं किसी ऐसी चीज का सौदा कर लेता हूं जिसकी लीगल ओनरशिप तो मेरे पास आ जाती है लेकिन उसकी फाइनल फॉर्म मौजूद नहीं है, तो ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव से वो भी जो है ना जी वो वैलिड नहीं होगी। अच्छा, आगे फर्दर हम जब इसको जाएंगे ना जी, ड्रिल डाउन करेंगे तो ऐसे डायरेक्टली बेसलम जो है ना वो डेरिवेटिव्स की ही एक किस्म है, फ्यूचर और फॉरवर्ड। ठीक है, उसके हवाले से ये डायरेक्टली जो है ना ऑप्शंस के हवाले से कुछ चीजें हैं अल खैरात वगैरह, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो एक बहुत एकेडमिक डिस्कशन है। तो हमने बेसलम का इंतखाब किया था कि थोड़ा इस हवाले से आपको बता देते हैं कि हम इससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे ऑप्शंस का। अच्छा, अब बेसलम की जो कंडीशंस है ना उसमें ये है कि बेसलम जो है ना वो किसी भी एसेट की फ्यूचर डिलीवरी जो है ना उसको अलाउ करता है, लेकिन जो प्राइस है ना वो फुली पेड होनी चाहिए टुडे। अनलाइक ऑप्शन में क्या था, आप एक प्रीमियम पे कर रहे थे और बाकी प्राइस आप दे रहे थे एक्सरसाइज पे जाके, इसमें फुली प्राइस आपने देनी है। अच्छा, अब ये सिर्फ टेंजिबल एसेट जो है ना उसको कवर करता है और गोल्ड और सिल्वर को ये एक्सक्लूड कर देता है कि गोल्ड और सिल्वर की आप बेसलम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, सिमिलर टू कन्वेंशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बट बायर पे फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है जी। अब उसने कैश में देना है, ये नहीं कि आप उसको एक बॉन्ड दे दें या एक चेक दे दें कि यार ये चेक 3 महीने बाद तुम कैश करवा लेना। वो आपको कैश आज ही देना पड़ा होगा। इसके पीछे जो सारा आइडिया है ना, बेसिकली बेसलम जो है ना वो यूजुअली इस्तेमाल होता है जो गरीब किसान होते हैं ना उनको बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि उनके पास जो है ना वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए एक स्टेज ऐसी आती है कि वो पैसों से शॉर्ट हो जाते हैं। मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि जब आपकी फसल तैयार होने के करीब होती है ना तो वो जिम्मेदार की जेब खाली होती है। उसके पास बिजली का बिल देने के लिए, घर के अखराजात चलाने के लिए जो छोटा जिम्मेदार होता है ना उस बेचारे के पास पैसे नहीं रह जाते। तो ये बेसिकली उनके साथ है कि चले उनका जो है ना थोड़ा बेनिफिट हो जाए। अच्छा, इसके हवाले से ना कुछ हम यहाँ पे अहादीस देख लेते हैं। तो अच्छा, इसमें मैं सारी वक्त की किल्लत की वजह से ना मैं ये सारी हदीस नहीं पढ़ता, लेकिन इसका जो आपको बता देते हैं जी कि एक्चुअल में इसके अंदर कहा क्या जा रहा है कि अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खजूर के दरख्त में बेसलम से मुतल्लिक पूछा तो आपने फरमाया कि दरख्त पर फल को बेचने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त तक मना फरमाया था जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए या उसका वज़न ना किया जा सके। अच्छा, एक शख्स ने पूछा कि क्या चीज वजन की जाएगी। इस पर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के करीब ही बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि मतलब यह है कि अंदाजा करने के काबिल हो जाए। और मुआज ने बयान किया, इनसे शेबा ने बयान किया, उनसे उमरों ने कि अबुल बुख्तरा ने कहा कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। अच्छा, अब इसके अंदर फिर यही हदीस बयान की उन्होंने। अच्छा, इसके अंदर
बेसलम के बारे में जब सवाल किया गया ना, तो खजूर के बारे में कि खजूर की बेसलम की जा सकती है, तो आप सरकार ने मना फरमाया था कि जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए ना, या उसका वजन ना किया जा सके, आप उसका सौदा नहीं तय करें। ठीक है। अब इसमें असल बात क्या है कि असल बात ये हो रही है कि ना सिर्फ ये सौदा सिर्फ उस बंदे के साथ तय किया जा रहा है जिसके पास वो माल मौजूद है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब तक वो चीज तैयार नहीं हो जाए उस वक्त तक सौदा नहीं करो। ऑप्शन में क्या था, चीज का तो तस्वुर ही नहीं है, तैयार होना या ना होना वो बात की बात है। अच्छा, इसी हदीस को हम आगे जो लेके जाते हैं ना जी, तो उसमें बयान किया गया है, उसका मफहूम मैं पढ़ देता हूँ जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को दरख्त पर उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया है जब तक उसकी पुख्तगी जाहिर ना हो। पुख्तगी से मुराद मतलब कि जब तक ये मालूम हो जाए कि अब ये फल आफत से बचा रहेगा। अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ी मतलब बात है यहाँ पे कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, हम सर्टन नहीं है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी हमारे पाकिस्तान के अंदर वो टिड्डी दल का हमला हुआ, तैयार फसलें जो है ना जी, फसल तैयार होने के करीब थी और वो उजड़ गई। ठीक है, तो अब तक उन्हें मालूम नहीं है कि ये आफत से बची है या नहीं है। तो इसमें भी दूसरी हदीस में जो है ना ये मना मतलब फरमाया गया कि जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाए ना कि वो पक गई है, तब तक आप इसको नहीं कर सकते और ये आफत से बची रहेगी। इसी तरह से आगे ये बयान किया गया कि ये फिर उसी हदीस की जो है ना जी मुख्तलिफ लोगों ने मतलब सहाबा और तबा ताबीन ने इसको बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक फल पर सुर्खी ना आ जाए उन्हें बेचने से मना फरमाया। ठीक है जी, कोई मतलब वो पक कर तैयार ना हो जाए। ठीक है, अब आगे ये सारी अहादीस जो है ना ये इसी हवाले से ही है कि हर जगह पे मना फरमाया गया है, ये बताया गया है जब तक वो वजन के काबिल ना हो जाए, जब तक वो पक के तैयार ना हो जाए। तीसरी चीज इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ी बयान ये की गई है कि जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि अब ये आफत से महफूज है, तब तक आप बेसलम भी नहीं कर सकते। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइड, अब आप पिछली डिस्कशन को अपने ज़हन में घुमा लें और वो इसके टोटली कंट्राडिक्ट कर रही है जी। अच्छा, अब इसमें जो है ना बेसलम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं फुल पेमेंट की, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं शुएब भाई। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ हमारे जो फुकाहा हैं, मुख्तलिफ जो उन्होंने जो है ना जी कुछ डिफरेंट पोजीशंस ली हुई हैं। ठीक है, जैसे ये है फुल पेमेंट बाय द बायर एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द सेल। अच्छा, अब जितने भी हमारे फुकाहा हैं ना जी, वो इस पॉइंट पे तो एग्रीड है कि सलम के अंदर जो सारी प्राइस है ना जी वो जरूरी है। लेकिन इमाम मालिक जो है ना जी वो फरमाते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी के जो सेलर है अगर वो चाहे तो वो 2 या 3 दिन की कंसेशन दे सकता है बायर को। ठीक है, लेकिन ये कंसेशन जो है ना वो एग्रीमेंट में नहीं आएगी, वो उसकी अपनी स्वाबदीदी है कि आज आप सौदा कर रहे हैं तो वो सेलर जो है ना वो बायर को बोले कि ठीक है जी, मैं आप मुझे ना 2-3 दिन तक पेमेंट उसकी कर दें, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होगी एग्रीमेंट में कि अगर सेलर मांगता है तो उसको वो देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो बेसलम की कंडीशन जो है ना, द अंडरलाइंग एसेट मस्ट बी स्टैंडर्डाइजेबल, इजीली क्वांटिफाइएबल एंड ऑफ डिटर्मिनेट क्वालिटी। अब देखिए इसके अंदर वो एक उसकी जांच की जा सके, क्वांटिफाई किया जा सके और क्वालिटी भी आप उसको कर सके। ठीक है, तीसरी चीज इसमें है ये कि क्वांटिटी, क्वालिटी, मैच्योरिटी डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इन द सलम। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है ना जी वो कंडीशन ये आती है कि अब ये बेस सलम जो है ना जी इसके अंदर आप
इसको एसेट को जो है ना वो किसी, ये नहीं कह सकते जी कि मुझे गंदम जो है ना वो इसी फसल की या इसी जो है ना फील्ड की चाहिए, इसी फार्म की या इसी फील्ड की चाहिए, आप उसको जो है ना वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसने आपको उस क्वालिटी की गंदम देनी है, तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो गंदम देगा उसी मतलब क्वालिटी की, जो क्वालिटी आपकी एग्रीमेंट के अंदर हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर अगली बात ये की गई है कि जो एसेट है ना जी, वो मस्ट बी अवेलेबल एंड ट्रेडेड इन द मार्केट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है जी? इसका मकसद ये है बेसिकली कि अगर तो वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहनी चाहिए, ताकि इसमें किसी का इस्तेहसाल ना हो बेसिकली। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा अननेसेसरी कोई इसमें से बेनिफिट भी ना ले सके और ना ही किसी को अननेसेसरी इसके अंदर लॉस हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो कहते हैं जी कि ये बहुत जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का मार्केट में अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इमाम शाफी बल्कि और हम्बली जो है ना, वो कहते हैं जी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कंडीशन ऑफ द फॉर द वैलिडिटी ऑफ सलाम। ओके, उनके नजदीक ये है जी कि जरूरी क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे जो है ना ये चीज वहां पे मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट चले जाइए जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हनफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो डिलीवरी के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी कि डिलीवरी का जो टाइम है ना, इट शुड बी एटलीस्ट 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इफ द डिलीवरी टाइम इज फिक्स अर्लियर देन 1 month, सलम इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि ये इनका मानना ये है जी कि क्योंकि इसकी जो है ना एक तो प्राइस जो है स्पॉट से लोअर होती है और दूसरा इनको जो है ना गरीब किसानों को इसका फायदा पहुंचाना होता है। तो इसके लिए जो है ना जी इन्होंने टाइम की लिमिट वो रख दी है। ठीक है, और उसको जस्टिफाई इस तरह से किया है कि इसकी जो है ना जो प्राइस की बेरिंग है जो है ना, जो भी बंदा उसको बर्दाश्त कर रहा है उसको एक रीजनेबल टाइम मिल जाए अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इमाम मालिक हैं वो कहते हैं जी कि टाइम ऑफ डिलीवरी शुड नॉट बी लेस देन 15 days। क्योंकि कहते हैं जी कि 15 दिन के अंदर जो मार्केट की प्राइस है ना वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन इमाम शाफी और हनफी जूरिडिक्स जो है ना वो इसको अपोज करते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो हवाला देते हैं कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज नॉट स्पेसिफाइड अ मिनिमम पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ सलाम। The only condition according to hadith is that the time of delivery must be clearly defined. Therefore, no minimum period can be prescribed. The parties may fix any date for delivery with the mutual consent. अब ये पीछे भी हमने हदीस देखी, उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया था। उसके अंदर बताया गया था जी कि जब तक फल पे सुर्खी ना आ जाए, जब तक आपको इस चीज का कंफर्म नहीं हो जाए कि ये आफत से बच गई है। और तीसरी चीज उसके अंदर ये बयान की गई थी कि जब तक आप इस काबिल ना हो जाएं कि उसका वजन किया जा सके कि दरख्त के ऊपर ही एक एस्टिमेट कि इतना मेरा फल जो है ना वो दरख्त के ऊपर तैयार है, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिकल है ना जी, आप 1 टन का एग्रीमेंट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है जी कि वो ½ टन हुई है, तो फिर उसके अंदर क्या करेंगे आप? मतलब बेचारा गरीब किसान मारा जाएगा। तो अब इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया जी ये सारी चीजें। तो इसको कंक्लूड करने के लिए अलामा साहब ने बाले जिब्रील में क्या खूब फरमाया है कि जहाने नो हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है, जिसे फरंगी मुकामिरों ने बना दिया था कुम्हार खाना। कि ये देखें, ये सारा निजाम जो है ना, ये जो
फरंगियों ने जितना निज़ाम बनाया हुआ है, ये इतना निज़ाम कमज़ोर है कि ये उसके अंदर से इतने लूप होल्स हैं, इतना इस्तेहसाल हो रहा है कुछ लोगों का, और कुछ उसमें से इतना जो पैसा बना के जा रहे हैं, फिर उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है पूरी सोसाइटी को। जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जब बबल बर्स्ट होते हैं, जब इन्फ्लेशंस बढ़ती हैं, जब बेरोजगारी में इजाफा होता है, कुछ नेशंस का इस्तेहसाल किया जाता है, तो ये इकबाल ने, अलामा साहब ने जो है ना जी, वो बड़ा अच्छा इसको एक समंदर को कूजे में बंद कर दिया था कि ये कितना फ्रीजाइल इनका निज़ाम था जी। तो जो कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो बिखर रहा है, और ये दुनिया जो है ना, इसकी मईशत जो है ना, वो मईशत के नाम पे एक बहुत बड़ा एक जुआ खाना है। जिस तरफ भी आप बढ़ते हैं ना जी, आपको वो नज़र आता है कि हर तरफ से एक पैसा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ़ पैसा बनाने की मशीनें हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी रिस्क लिए जा रहे हैं, ठीक है जी, एक गैम्बलिंग की जा रही है। एक मतलब सर्टिफ़िकेट्स के ऊपर जो है ना, वो चीज़ें बेची जा रही हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया जो है ना, वो दर पे एक से बाद दूसरी बार जो है ना, वो एक बड़े-बड़े मुआशी बहरानों की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है ना, वो सफ़र करता है, और ये बुहरान जो है ना, वो जल्द से जल्द अमीर बनने की जो हिर्स है ना, हवस है हम के अंदर, इंसान के अंदर, वो उसकी एक बहुत बड़ी जो है ना, वो वजह है। और इस हवस को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनमें से ये ऑप्शंस एक जो चीज़ है जी, बेट्स लगाई जाती हैं, स्पेकुलेशन की जाती है, ठीक है? और इस तरह की जाती है जी कि आज ये बिटकॉइन खरीद लो, आज ये शॉर्ट सेलिंग कर लो, आज ऑप्शंस खरीद लो थोड़े पैसों में। मतलब इत्तेदाल की तरफ हम नहीं जा रहे बेसिकली। इस्लाम हमें अ, इत्तेदाल के रास्तों को जो है ना, वो अपनाने की तरकीब देता है। इस्लाम जो है ना जी, वो हमें स्पेकुलेशन से मना फरमाता है। इस्लाम हमें जो है ना, वो एक दूसरे की हेल्प करने की करता है, रादर देन के एक दूसरे को गिराने की नहीं करता। जैसा कि ऑप्शन में क्या होता है, मैं जीत रहा हूँ किसी के हार के ऊपर। तो ये सारा जो है ना जी, खुलासा था आज के हमारे इस लेक्चर का। तो अब इसके अंदर अगर किसी भाई का कोई तजवीज़, कोई ऐड करना चाहे, तो बिल्कुल जी, ये फ्लोर बिल्कुल हाज़िर है जी। जी माशाल्लाह। सबसे पहले तो जलील भाई ने ही हाथ खड़ा किया। जलील भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उस्मान भाई, अल्लाह ताला आप जज़ाक खैर दे। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में चीज़ों को पेश किया और बहुत ही क्लियरली पेश कर दिया। सिर्फ इसमें जो मेरे एक दो कमेंट्स हैं वो ये है कि जहाँ पर जो आपने टेंजिबल्स के अंदर एक्सक्लूड किया गया है गोल्ड और सिल्वर को, उसका आपने कोई ख़ास रीज़न जो दिया वो मेरे समझ में नहीं आया। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हमें कंक्लूजन में बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर आना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन इट इज़ नॉट हलाल। देखें, हमने जो बात कहनी है और दलड़ले से कहनी है, और लपट के ऐसे वैसे नहीं बात करनी है, बट क्लियरली कहना है कि भाई ऑप्शंस आर नॉट हलाल। क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रियाद में भी, कनाडा में भी, मैं बहुत लोग खासतौर के ऊपर जो चार्टर अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं ना, वो नहीं मानते हैं कि साहब कि ये हलाल ये हराम है। तो हमें जो है इसके अंदर ये पॉइंट जो है आपको अपने खुलासे के अंदर लेके आना चाहिए, ताकि भाइयों को बड़ा क्लियर हो जाए कि साहब आप शेयर्स खरीद सकते हैं जिसमें कि आप ओनरशिप मिलती है आपको। आप एक चीज खरीद रहे हैं जिसका कि जो बेचने वाला है वो उसका ओनर नहीं है, जो बंदा खरीद रहा है वो उसका ओनर नहीं है। तो ये सिर्फ हवा में जो है ऐसे ही तीर चलाए जा रहे हैं। तो कोई चीज ना बिक रही है ना आपकी खरीदी जा रही है। तो इस वास्ते जो है ऑप्शन जो है इस्लामिकली हराम है, नॉट अलाउड इन इस्लाम। आई वुड लाइक टू हैव एक्चुअली एक्सप्लिसिट थिंग्स इन योर समरी पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे आपका ओवरऑल एफर्ट इज एक्सलेंट। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह
जलील भाई। अच्छा, अगर इसमें हम इसमें बेसिकली देखेंगे जो गोल्ड और सिल्वर को क्यों एक्सक्लूड किया गया? अच्छा, गोल्ड और सिल्वर को जो मेरे नज़दीक है ना जी, वो बेसिकली इसलिए। हेलो जी जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही आ रही जी। अच्छा, इसमें जी गोल्ड एंड सिल्वर को बेसिकली जो एक्सक्लूड किया गया है जी, कि ऑलरेडी जो है ना, ये इनकी गोल्ड और सिल्वर की जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, और इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी जो है ना, ये इस किस्म की कोई चीजें नहीं है कि आप कोई गोल्ड उगाते नहीं है जी, ये सिल्वर कोई बंदा उगाता नहीं है जी। ठीक है, तो ये बेसलम जो स्पेशली जो है ना, ये तो फार्मर्स के लिए था। तो इस वजह से चूंकि ये गोल्ड और सिल्वर वो हैंड टू हैंड जो है ना, वो सेल होने वाली चीज है। उसके अलावा अगर मेरे मेरे जो अपना जाती नजरिया है ना जी, इसमें ये है कि गोल्ड और सिल्वर को अगर हम इसके अंदर ले आएंगे ना, तो फिर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा इसकी एक्टिविटी होने लग जाएगी। ठीक नहीं, है, पर तो आप ये इसको चीजें हैं। दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल आपने जी 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 फरमाइएगा। मैं कह दूसरी रहा था सर कि आपने जो बात की, सर अपने भाई मैं मुकम्मल कर लूं, जो गोल्ड और सिल्वर को जब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो देन आपको सारे मिनरल्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि भाई इसमें डायमंड्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर सारे कॉपर भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा, सारे आपके वो चीज जो उगती नहीं है, सिर्फ हम सिल्वर और गोल्ड कह के नहीं छोड़ सकते। जी इसको हम फर्दर देखेंगे जी, इस पॉइंट को, ओके, कि इसके अंदर जो है ना जी, वो क्या चीजें आ रही हैं। ओके जी फाखिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर। सलाम डॉक्टर साहब। जी मेरा सिर्फ सवाल जो है वो इसमें ये है कि इस पूरे खेल के अंदर जिस कंपनी के स्टॉक्स हैं, क्या उसका भी मतलब ये कोई अमल दखल इसमें है कि नहीं है? क्योंकि नॉर्मली देखा ये जाता है कि जिसका स्टॉक मतलब ये चढ़ रहा होता है, तो कंपनी जो है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट भी ज्यादा देती है, और जिसका स्टॉक गिर रहा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसका जो है वो प्रॉफिट नहीं आता, उसका जो है वो लॉस में होता है। तो क्या इस पूरे खेल के अंदर बेसिकली उस कंपनी का भी कोई रोल है जो जिसके स्टॉक्स हैं? ये सवाल है। अच्छा, डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह आपके क्वेश्चन का जी। इसमें ना देखिए, एक बड़ा ना सब्जेक्टिव सी डिस्कशन है। अच्छा, ये तो बड़ी एक ज़ाहिरी सी बात है कि जो कंपनी का स्टॉक चढ़ेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, वो अपने डिविडेंड ज़्यादा दे देते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है, अनलेस के उनके कोई कैपिटल बजटिंग वगैरह की चीज़ें ना आ जाए, एक्सपेंशन की तरफ ना चले जाएँ। लेकिन अब इसके अंदर देखा ये गया है कि अब जब ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है ना जी, तो इसके अंदर स्पेकुलेटर्स आ रहे हैं। अब वो अगर स्पेकुलेटर टारगेट करते हैं ना जी, शॉर्ट करने में, उसको मतलब सेल करने में, तो उसकी प्राइस गिरेगी, और यकीनन वो कंपनी के स्टॉक की प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी, रिगार्डलेस कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी, उनके मतलब मैनेजमेंट का कोई मसला नहीं है, अंदर से कोई बड़ा मेजर उनका कोई इस किस्म का इशू नहीं हुआ, लेकिन प्राइस गिर जाएगी। ऑन दी अदर हैंड साइड जो है ना जी, अगर ये किसी कंपनी को उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी मतलब वो बाइंग बहुत ज्यादा ये शुरू कर देते हैं, स्पेकुलेशन मार्केट में लेकर चलते हैं जी कि ये फलाना बिजनेस में जा रही है, ये जा रही है, तो उस तरह से फिर उसकी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ना हो जाती है। समटाइम ये कंपनी खुद डेलिबरेटली इन्वॉल्व होके कर रही होती हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, डेलिबरेटली अपने बेनिफिट्स के लिए जो है ना जी, वो ये काम कर रही होती हैं, और सम टाइम जो है ना इनके ऊपर स्पेकुलेटर्स के अटैक होते हैं। जी सलाउद्दीन भाई, जी रिजवान भाई। आवाज आ रही है आपको? जी सलाउद्दीन भाई ने, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाउद्दीन भाई। जी उस्मान भाई, एक तो थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और एक दो चीजें मैं अर्ज करूंगा
जैसे अभी जलील भाई का सवाल था बै सलम के मुतालिक, जो मेरी राय जो है, मैं कोई दलील तो नहीं दे सकता कि जिसमें गोल्ड और सिल्वर को एक्सक्लूड किया गया है बै सलम में। तो इसमें सिर्फ एक छोटी सा सिनेरियो में ज़हन में रखे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमारी करेंसी होती थी यानी इस्लामिक एरा में, वो दरहम और दिनार होती थी, या तो वो गोल्ड की होती थी या दरहम की गोल्ड की होती थी या सिल्वर की होती थी। तो बै सलम को इसलिए इससे एक्सक्लूड किया गया है कि ऐसा कोई ना हो कि आदमी इसमें ट्रेडिंग करे और इसकी ट्रेडिंग की वजह से जो सर्कुलेशन में जो सिक्का है, जो या तो सिल्वर का है या गोल्ड का है, वो उससे उसकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। यानी जो चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज हो रही है उसको एज ए कमोडिटी यूज ना किया जाए। एक तो बात ये है। अच्छा, दूसरी उस्मान भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने ऑप्शन की जो अभी टोटली जो जिक्र हुआ हमारा, जैसे एक कमोडिटी का एक कोई स्टॉक है, स्टॉक है, तो उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो मिसाल के तौर पर वॉल्यूम जो है उसकी क्वांटिटी जो है 8 मिलियन यूनिट है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंडिकेटर है कि वो डेली उसके वॉल्यूम को चेक करे कि 8 मिलियन से ज्यादा अगर एक्सीड हो जाए तो या तो वो उसको कॉन्ट्रा कर दे, ऐसा कोई तरीका है? एक चीज। और दूसरी चीज ये कि जो आपने जैसे डॉक्टर फाखिर ने एक बात की थी कि ये कंपनीज का इसमें अमल दखल होता है कि नहीं, तो मेरी राय है, मतलब मेरी जहां तक मैंने जो पढ़ा है उसमें इनसाइड ट्रेडिंग का एक एक्ट होता है जो ग्लोबली लागू होता है। तो इनसाइड ट्रेडर की एक डेफिनेशन बता दी गई है कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसका डायरेक्टर फाइनेंस होगा, या वो लोग जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आम आदमी के पास जाएगी तो उससे स्टॉक की वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये तो एक मेरी अपनी बताई नॉलेज। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस्मान भाई, वॉल्यूम को कैसे देखा जाएगा ऑप्शन में कि अगर 8 मिलियन या 10 मिलियन इसका वॉल्यूम है तो उसकी डेली ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, जज़ाकल्लाह सलाउद्दीन भाई, आप तो माशाल्लाह मेरे उस्तादों में आपका फाइनेंस में जो है ना वो शुमार होता है। तो आपने इसकी तरफ जो है ना गोल्ड का और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त तवज्जो हमारी रहनुमाई की है। तो इसमें जो पहले मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा जी कि इनसाइड ट्रेडिंग का जो है ना वो थ्योरेटिकल तो सर आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं जी कि स्कैंडल्स बहुत बड़े-बड़े आते हैं। वो पता चलता है जी कि कंपनी के खुद जो है ना सीईओ और सीएफओ वगैरह ये सारे इन्वॉल्व थे अपनी शेयर की प्राइस को ऊपर, या ये खुद ही मार्केट में इंफॉर्मेशन लीक करते रहे हैं और ये बेनिफिट उठाते रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना जी, जो आपने वॉल्यूम के हवाले से बात की है, तो अच्छा इसका जो डेली का मैकेनिज्म हो रहा है ना स्टॉक मार्केट के अंदर एक्चुअल, तो वो मैं भी एक अदना सा जो है ना ये थ्योरेटिकल स्टूडेंट हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज में मैंने भी काम नहीं किया हुआ, तो इस पे यकीनन जो है ना जी हम डिस्कशन करके तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डेली का वॉल्यूम अगर एक्सीड करता है तो फिर क्या होता है उस सूरत में। तो वो फिर हम इंशाल्लाह अपना जो हमारा इस्लामिक फाइनेंस का ग्रुप है ना उसके अंदर हम इसको शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे मैंने पढ़ा था अखबार, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि वॉल्यूम ज्यादा भी हो जाता है कॉल ऑप्शन के अंदर ना। हाँ, वो तो वही स्पेकुलेशन तो हो गई ईश्वर भाई, अपेरेंटली तो यही मैकेनिज्म है कि स्पेकुलेटर को फायदा हो रहा है तो वो वॉल्यूम तो ज्यादा हो ही जाएगा, जी लेकिन उसमें कोई कट होना चाहिए जो मैंने वॉल्यूम कहीं नहीं होगा पढ़ लेकिन पाया। सूरत में फिर हाँ जी जी, ये चीज मैंने भी नहीं कहीं पढ़ी, इसीलिए मैं आपको जो है ना वो कोई उसका हाँ या ना में जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो लेकिन इस चीज को अब नेक्स्ट हम ये जरूर सर्च करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये वैसे तो होस्ट तो स्पेकुलेशन रही है ना, इस पॉइंट पे हम सब एग्रीड है जा कि दिस इज अ टूल ऑफ स्पेकुलेशन बेसिकली, जा जा जिसकी इस्लाम में जो है ना वो इजाजत नहीं दी जा रही बेसिकली। जी। अब हमने इस्लामिक जो जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना वो कहीं पे भी इन चीजों की जो है ना वो इजाजत नहीं है इस किस्म की एक्टिविटी करने की। बिल्कुल। और अगर मुझे इजाजत दें तो एक और चीज अभी डिस्कशन में आई थी, मैं वो जी जी जिसमें जरूर। जी जी बै सलम की मिनिमम पीरियड दो स्कूल ऑफ थॉट ने कहा है कि ये 1 महीने से कम नहीं होनी चाहिए,
जबकि एक हदीस जो कोट की जो आपने बताई थी कि उस हदीस में ऐसे कोई पीरियड नहीं है बैसलम का, तो मेरे ख्याल से वो मतलब जी मेरी राय में जो सेकंड ऑप्शन है कि बैसलम का कोई पीरियड डिटरमिन नहीं कर सकते हम। रीजन बीइंग ये है कि मेरा कुछ ऐसा होता है, जी यानी जेन्युइन स्टॉक ऐसा होगा कि मैंने उसको डील किया, मुझे 15 दिन से पहले पहले उसको सेल करना है, ठीक है ना। जैसे मेरे जी कहते हैं ना पेरिशेबल आइटम है, फ्रूट्स है, पाकिस्तान से हाँ जी एक्सपोर्ट किए, यूएई में जी एक्सपोर्ट जी किए, फिश की, ठीक है ना। तो पेरिशेबल आइटम जो है वो जी विद इन उसको स्क्वायर करना होगा फोर्टनाइट ये। तो जी वो जी मेरे जी ख्याल से जो सेकंड जी इमाम हमली की जो थॉट है वो मुझे ज्यादा बिजनेस जी ट्रांजैक्शन से ज्यादा करीब लग रही है। ये मेरी राय, मेरी अपनी जाती राय। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इसीलिए हमने जो मुख्तलिफ जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना उनका नुक्ता नजर रख दिया और हदीस भी रख दी है, तो अब उसमें ये बातें हो रही हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है इसके अंदर। जी अतीक जी भाई। रिजवान भाई। जी अतीक भाई का सवाल है, मेरे ख्याल ले लेते हैं अतीक भाई से। जी अतीक भाई, अतीक भाई मैंने आपको अनम्यूट किया, आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह खैर उस्मान भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो नॉन फाइनेंस के बंदों के लिए भी आपने जो है ना ये लेक्चर अच्छा तैयार किया। अच्छा, इसमें मेरा एक क्विक क्वेश्चन है। जैसे आपने जो फसल है उसकी इंश्योरेंस की बात की थी, तो एक तो जनरल इंश्योरेंस और दूसरी ये फसल की इंश्योरेंस, इसके बारे में क्या मतलब क्या ये जायज़ है या ये अलाउड नहीं है? नहीं, मैं इस बारे में जो है ना जी वो कोई अपनी राय नहीं दे सकता कि चलिए कोई और इंश्योरेंस है ना दोस्त वो अगर कोई कमेंट करना चाहे करवानी तो। चाहिए या नहीं। हाँ जी जैसे फसलों के लिए एक मतलब। एक चीज मेरी जी जो जहन में आई है अतीक भाई, अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। जी जी बिल्कुल। उसमें हम जो रिस्क को है एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी इसको मैं ये कहूँगा अपने रिस्क को हम कम से कम कर सकते हैं, लेकिन अपने कारोबार से खारिज दखल नहीं कर सकते। उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जैसे उस्मान भाई ने बात की थी कि जब हदीस में यह है कि जब आपकी पकी हुई फसल का जब तक तयन नहीं हो पाए उस वक्त आप उसकी डील ना करें। तो इस्लाम का थॉट ये है कि आप अपना रिस्क को जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बाद डील करें। तो अपेरेंटली फिर इंश्योरेंस की गुंजाइश नजर नहीं आती है। जो लेक्चर से इन्होंने क्लियर भी कर दिया उस्मान भाई ने, अपेरेंटली फिर इंश्योरेंस की, चाहे आप जनरल इंश्योरेंस कहिए या ट्रेड इंश्योरेंस कहिए, तो वो ये कहते हैं कि एक जैसे हदीस है ना कि अपनी ऊंट की रस्सी को बांधिए फिर अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। तो आप अपने रिस्क को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस की गुंजाइश बनती नहीं है, मेरी राय है। और जो बात अभी डिस्कशन में आई उसी से मैंने ये अखज़ की। जी जज़ाकल्लाह काजी भाई। जी शोएब भाई, अगर और कोई सवाल किसी साथी का नहीं है तो रिजवान भाई, मेरा हाथ उठा हुआ है बड़ी देर से। वो नीचे भी नहीं किया था। जी जी बिस्मिल्लाह। जी जी थोड़ा हाथ नीचे नहीं आपका और इसलिए उस्मान भाई, मेरे जी जी दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आपने मतलब से चीजें कवर की हैं, लेकिन जो हेज फंड मैनेजर्स जो डर्टी गेम खेलते हैं बड़े हाई लेवल के ऊपर, आपको उसके लिए एक स्लाइड यहाँ रखनी चाहिए, ताकि देखें कि ये जो गेम शॉप का जो सारा शुरू हुआ, ये नीचे के लोगों ने शुरू नहीं किया था। वो हेज फंड्स ने मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर शॉर्ट करना शुरू किया, उसके रिएक्शन के अंदर फिर जी ये चीज बिल्कुल आई थी। तो हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो हेज फंड के क्या टॉप लेवल के हाई लेवल के जो गेम होते हैं उसकी आप एक आध स्लाइड डाल दीजिएगा, और ये प्रेजेंटेशन की हमें कॉपी मिल जानी चाहिए। अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। जी बिल्कुल, हेज फंड तो सर इसके अंदर जो सारी स्पेकुलेशन है वो इंडिविजुअल्स तो उतनी उस लेवल की स्पेकुलेशंस कर ही नहीं सकते, जैसे आपने खुद ही फरमा दिया ना जी। हाँ जी। तो इसके अंदर ये म्यूचुअल फंड वाले, हेज फंड वाले, ये सारे यही काम कर रहे होते हैं जी अपने गेन्स लेने के लिए जो है ना। बेसिकली क्या होता है कि इनका बेनिफिट यही लेके जाते हैं जी एट द एक्सपेंस ऑफ जो बेचारे जो इंडिविजुअल होते हैं ना जी, मेरे जैसे, वो फंस जाते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से।
तो उन्हें बड़ा एक वो क्या कहते हैं लालच की वजह से, एक हवस की वजह से दूर से चीज जो है ना वो चमकती हुई नजर आ रही होती है और वो पैसा डाल देते हैं। ऊपर से ये बड़े जो प्लेयर्स हैं ये गेम करते हैं और मेरा सरमाया जो है ना वो डूब जाता है। मतलब आप ये लोगों को सब कुछ यही हुआ था। ये आप लोगों को इल्म होगा कि सब देखें, हेज फंड जो मैनेजर होता है, ही टेक्स 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ द प्रॉफिट जी प्लस जो उसकी फीस है 1 लाख 2 लाख डॉलर, जो भी उसकी सालाना जो भी अमाउंट के हिसाब से, मतलब 20% वो ले रहा है। लेके जाता है वो। तो ये चीज जी बिल्कुल। ये गेम वो वहां से शुरू होती है। तो बस, लेकिन ये अपनी स्लाइड्स को जरा अगर आप मेरी सजेशन ले लें, जरा हलाल और हराम के अल्फाज इस्तेमाल करके डाल दें ताकि भाइयों को क्लियर रहे। अब उन लोगों को जी बिल्कुल ठीक है जी। हम जैसे लोगों को जो फाइनेंस का अलीफ बे नहीं पता, हम तो वही लफ्ज ढूंढेंगे कि भाई हलाल है कि नहीं है, हराम है दूर हट जाओ। आप गोल मोल करके जी समराइज करेंगे, वो फाइनेंस वालों के लिए सही है। तो इसको मॉडिफाई कर लें अपने खुलासा शीट को प्लीज। जलील भाई, हम इसी सिलसिले का जी इंशाल्लाह बिल्कुल। एक और प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें हम लोग फिर इस चीज की तरफ आएंगे कि क्या हलाल है क्या हराम है और किस तरफ हमें जाना चाहिए एज अ मुस्लिम। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला भी, इसको हम आगे लेके चलेंगे ओके ठीक है। इंशाल्लाह। जी शुएब भाई, अगर कोई और सवाल? अगला प्रोग्राम जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी पर होगा इंशाल्लाह ताला, जो आजकल बड़ी हॉट है इशू, 2 हफ्ते बाद ना। तो हम भी बिटकॉइन वगैरह पे बात करेंगे, बिटकॉइन का फिनोमेना, टेक्निकल चीजें ना, कुछ और जो भी है। बिल्कुल सही, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये इसका एंड टाइम होता है आपके ये वेबिनार का? टाइम तो होता है 2:30 तक होता है हमारा वैसे ना, अभी 2:45 हो गए। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मालूम है। जी ठीक। जी अच्छा, वैसे आज की खबर आपने पढ़ी होगी, रॉबिनहुड ने ऐलान कर दिया है कि रिटेलर्स को जो है ना वो मुफ्त की सहूलत खत्म हो गई और केथ गिल पर जो है ना वो मुकदमा भी दायर हो गया है। क्या तो रिटेलर्स, जो रॉबिनहुड था ना, रॉबिनहुड, अच्छा रॉबिनहुड, जिसने जो है ना फ्री रिटेलर्स को जो है ना वो ट्रांजैक्शन करने की इजाजत दी, रॉबिनहुड ने माजरत कर ली है कि अब फ्री नहीं हो सकता। और फिर दूसरी तरफ जो है ना वो केथ गिल, जो कि इस मार्के के अंदर रिटेलर्स का हीरो था, उस पर मुकदमा भी दायर हो गया है। जो आज की खबर जो है वो ये। अच्छा। तो ये हेज फंड जो है ना वो जा रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे ना। तो हाँ, वो तो जाएंगे, उनकी रोजी का मामला है बाबा। जी जी, चलिए फिर ये हम खत्म करें इस्मान भाई। जी हाँ जी, इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह अब सवाल जवाब का सिलसिला भी खत्म होता है, तो जलील भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मायराना राय से हमें आगाह करें और साथ ही दुआ के साथ इस नशिस्त को बर्खास्त करें। जी जलील भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बी जल्नी मुक़ीमिस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह, तुम्हारे यहाँ बैठने की बैठक को जो उसको तो कबूल फरमा। या अल्लाह, उस्मान भाई ने जो इसमें मेहनत की उनको उसका अजर अजीम दोनों जहां में अता फरमा। या अल्लाह, तू हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तुम्हें हराम से बचा या रब्बुल आलमीन। जो लोग बीमार उन्हें सत कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह, तू हमें हर एक को जो है कोविड वायरस से तू बचा ए रब्बुल आलमीन। तू हम पर तू रहम फरमा, तू करम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।